welcome back to the channel, and today we are going to discuss top 50 questions on the very first chapter, The Living World. और ये हमारे The Living World की लास्ट वीडियो होने वाली है क्योंकि हमने बाकी सब कुछ कर लिया, क्योंकि इस पर्टिकुलर चैप्टर में हमें ज़्यादा टेबल्स वगैरह, मतलब एक ही टेबल है बस और डायग्राम्स तो है ही नहीं, है ना। तो इस वजह से हम लोग ये क्वेश्चन वाला पार्ट पूरा कंप्लीट करने वाले हैं और उसके बाद डायरेक्टली वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट चैप्टर। अब बात रहे वो वाले वीडियो की जिसके अंदर हम 30-40 मिनट्स में ही पूरे चैप्टर कवर करने की बात कर रहे थे। वो वाली वीडियो को अभी डालने का कोई फ़ायदा नहीं है बिकॉज वी हैव डन अ प्रॉपर डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन ऑफ द वेरी फर्स्ट चैप्टर। बट आफ्टर सम टाइम जब हमारा नीट, और अभी हमारे नीट में भी बहुत ज़्यादा टाइम है, मतलब देखो अभी नीट 2026 में भी काफ़ी टाइम पड़ा है, तो इस वजह से अभी मैंने सोचा है कि वी विल पुट दैट काइंड ऑफ वीडियोस ऑन होल्ड और हम लोग बाकी टाइप की जो डिटेल्ड वाली वीडियोस है वो करेंगे अभी। और जब टाइम आएगा कि नीट जो है थोड़ा पास आ चुका है, अब हमारे पास फुल डिटेल्ड वीडियोस देखने का टाइम नहीं है, तब मैं छोटी छोटी वीडियोस बना के डालूँगी ताकि हमारी काफ़ी इफ़ेक्टिव तरीके से रिविज़न हो पाए। तो अभी यही फ़ायदा होगा कि हम फुल डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन ही देखें ताकि हमारा एटलीस्ट फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम जब हम वो चैप्टर पढ़ रहे हैं तो हमारा पूरा एक्सप्लेनेशन अच्छे से हमें आना चाहिए उसका, और हमें उसकी पूरी कॉन्सेप्ट्स आने चाहिए। तो क्योंकि अब हम बहुत सारे टाइप के वीडियोस डाल चुके हैं, नाउ वी विल बिगिन विद द क्वेश्चन सीरीज़। और ये वाली जो वीडियो है इसके अंदर हम टॉप 50 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो कि नीट 2026 के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। सो लेट्स डिस्कस देम। अब देखो ये वाला जो पर्टिकुलर क्वेश्चन है ये हमारे टॉपिक व्हाट इज़ लिविंग में से है, और उसमें से हमें क्वेश्चन पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ करेक्ट स्टेटमेंट, यानी कि इन सारी में से करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है। तो स्टेटमेंट पढ़ के देखते हैं। अ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म ग्रोज बाय सेल डिविजन, तो ये तो हमने देखा था एनसीईआरटी में। जब आप ग्रोथ वाले पार्ट में जाओगे तो आपको वहाँ पे ये लाइन दिखेगी कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म दोनों ही सेल डिविजन से ग्रो करते हैं। सेकेंड, इन मेजॉरिटी ऑफ हायर एनिमल्स एंड प्लांट्स ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर म्यूचुअली इंक्लूसिव इवेंट्स। तो ये वाली स्टेटमेंट में दिक्कत है। क्या दिक्कत है कि मेजॉरिटी ऑफ हायर एनिमल्स और प्लांट्स जो है उसमें देखो हायर एनिमल्स और प्लांट्स में ग्रोथ अलग चीज़ है। ग्रोथ मतलब है कि उनकी जो बॉडी रिपेयर कर रही है, उनकी जो ओवरऑल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है बॉडी के अंदर, या फिर मे बी साइज़ का इंक्रीज़ होना। पर रिप्रोडक्शन की जब हम बात करते हैं तो रिप्रोडक्शन उनके अंदर मतलब होता है द प्रोडक्शन ऑफ न्यू प्रोजेनी। तो हायर प्लांट्स और एनिमल्स में तो बल्कि ये दोनों एकदम ही अलग इवेंट्स होते हैं, तो म्यूचुअली इंक्लूसिव नहीं बल्कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होना चाहिए था यहाँ पे। थर्ड स्टेटमेंट है कि माउंटेन्स एंड बोल्डर्स शो इंट्रिंसिक ग्रोथ, तो ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल गलत है। गलत क्यों है? क्योंकि यहाँ पे इंट्रिंसिक ग्रोथ नहीं बल्कि एक्सट्रिंसिक ग्रोथ होना चाहिए था। माउंटेन्स और बोल्डर्स एक्सट्रिंसिक ग्रोथ दिखाते हैं, यानी कि एक्सटर्नली वो ग्रोथ दिखाते हैं ड्यू टू द एक्यूमुलेशन ऑफ मास। पर यहाँ पे इंट्रिंसिक ग्रोथ का मतलब है कि अंदर से जो ह्यूमंस में होती है, जो कि है साइज़ का इंक्रीज़ होना, क्योंकि वो रिवर्सिबल नहीं होता, वो इरिवर्सिबल होता है। चौथी स्टेटमेंट है नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स डू नॉट ग्रो, तो ऑब्वियसली नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स ग्रो करते हैं, इसीलिए ही ग्रोथ डिफाइनिंग फीचर नहीं है लिविंग ऑर्गेनिजम्स का, क्योंकि नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स या नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स भी ग्रोथ शो करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट सिर्फ एक ही है जो कि फर्स्ट स्टेटमेंट है, इसका मतलब जो फर्स्ट ऑप्शन है वही करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, बाकी सारे स्टेटमेंट्स तो गलत है, तो इसलिए ये वाला करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट अगेन सेम टॉपिक है पर इस बार रिप्रोडक्शन से क्वेश्चन पूछा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिजम्स रिप्रोडक्शन इज नॉट सिनोनिमस विद ग्रोथ, यानी कि कौन से ऑर्गेनिज्म में रिप्रोडक्शन और ग्रोथ एक जैसे नहीं होते या फिर इंटरचेंजेबली नहीं यूज़ किए जा सकते। तो देखो बैक्टीरिया क्या है, बैक्टीरिया यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि किस में वो सिनोनिमस होते हैं। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में सिनोनिमस होते हैं, क्योंकि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में ग्रोथ होना ही उसका रिप्रोडक्शन का एक मेथड है। यानी कि ग्रोथ क्या होता है उसमें, सेल डिवीजन।
हमने देखा था कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म ग्रोज बाय सेल डिवीजन, और ग्रो होना मतलब उसका नंबर में इंक्रीज होना, और वही तो उसका रिप्रोडक्शन हुआ। रिप्रोडक्शन का मतलब ही होता है प्रोडक्शन ऑफ प्रोजेनी। तो मल्टीपल जब सेम प्रोड्यूस होंगे तो ये जेनेटिकली आइडेंटिकल ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस होते हैं, वही उसकी ग्रोथ भी हो जाती है और वही उसका रिप्रोडक्शन भी हो जाता है। तो जो भी इनमें से यूनिसेलुलर नहीं होगा वही होगा जिसमें रिप्रोडक्शन और ग्रोथ सिनोनिमस नहीं होगा। बैक्टीरिया यूनिसेलुलर है। हाउस फ्लाई क्या है? हाउस फ्लाई तो हमारे पास आर्थ्रोपोडा में आती है, ये तो एक एनिमल है, यानी कि ये यूनिसेलुलर नहीं होगा, तो यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अमीबाई भी यूनिसेलुलर है और अलगी में तो उसने खुद ही बोल दिया यूनिसेलुलर, तो इसलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा हाउस फ्लाई। अगला क्वेश्चन, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। नो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट एग्जिबिट्स मेटाबॉलिज्म। ये बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है। हमने देखा था कि मेटाबॉलिज्म सिर्फ और सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म शो करते हैं और वो उसका डिफाइनिंग फीचर भी है, यानी कि कोई भी नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म मेटाबॉलिज्म एग्जिबिट नहीं कर सकता। सेकेंड स्टेटमेंट, आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शंस इन विट्रो आर लिविंग थिंग्स। ये हमने देखी थी स्टेटमेंट कि ये लिविंग थिंग्स नहीं बल्कि लिविंग रिएक्शंस होती है, ठीक है, यानी कि ये जो आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती है ये लिविंग रिएक्शंस को रिप्रेजेंट करती है, लिविंग थिंग्स नहीं होती। थर्ड स्टेटमेंट, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द बॉडी इज द डिफाइनिंग फीचर ऑफ ऑल लाइफ फॉर्म्स। तो ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। जो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन होती है, यानी कि आप किसी भी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट में तो सेल्स के अरेंजमेंट नहीं देखोगे ना, सिर्फ लिविंग ऑब्जेक्ट्स में तो देख सकते हैं ना, तो इसका मतलब है सही स्टेटमेंट है। लास्ट स्टेटमेंट है, ह्यूमन बींग्स इंक्लूडिंग ऑल अदर मैमल्स पोजेस द प्रॉपर्टी ऑफ सेल्फ कॉन्शियसनेस। तो ये गलत है, क्योंकि हमने देखा था उसके अंदर जो एनसीईआरटी में लाइन थी प्रॉपर कि सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन बींग्स ही एक ऐसे एनिमल्स है जो कि सेल्फ कॉन्शियसनेस की प्रॉपर्टी को एग्जिबिट कर सकते हैं, और कोई भी मैमल इस प्रॉपर्टी को एग्जिबिट नहीं करता। वो सारे कॉन्शियसनेस की प्रॉपर्टी तो एग्जिबिट करते हैं लेकिन नॉट सेल्फ कॉन्शियसनेस। सेल्फ कॉन्शियसनेस मतलब सेल्फ अवेयर सिर्फ ह्यूमन बींग्स के अंदर ही होता है, तो ये गलत स्टेटमेंट है। क्वेश्चन क्या था? हाउ मेनी स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, यानी कि कितनी सही है। तो सही सिर्फ और सिर्फ दो स्टेटमेंट्स है जो कि है ए और सी, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑल इंक्लूसिव फीचर ऑफ लिविंग बींग्स। रिप्रोडक्शन नहीं होता, ये ऑल इंक्लूसिव नहीं होता, म्यूल्स में नहीं होती, ये हमने देखा था अभी ऊपर। ग्रोथ डिफाइनिंग फीचर नहीं है लिविंग ऑर्गेनिजम्स का, क्योंकि ये नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स में भी देखने को मिलता है, तो ये भी नहीं होगा। कॉन्शियसनेस जो है ये ऑल इंक्लूसिव फीचर नहीं है। क्यों? क्योंकि कॉन्शियसनेस क्या कोमा पेशेंट्स में होती है? नहीं होती, इस वजह से ये ऑल इंक्लूसिव फीचर नहीं है। इस वजह से ये ऑप्शन भी इनकरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि लोगों को इन दोनों में दिक्कत हो सकती है लेकिन कॉन्शियसनेस नहीं होता, क्योंकि वो कोमा पेशेंट्स वगैरह में नहीं देखने को मिलता। वैसे ही मेटाबॉलिज्म हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में देखा जा सकता है। इट इज़ एन ऑल इंक्लूसिव फीचर। नो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट एग्जिबिट्स मेटाबॉलिज्म, तो ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट हो गया, क्योंकि सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स मेटाबॉलिज्म की प्रॉपर्टी को एग्जिबिट करते हैं, चाहे वो माइक्रोब्स हो, चाहे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हो, या फिर कोई भी दूसरा एनिमल हो या प्लांट हो, मतलब कोई भी लिविंग बीइंग हो। अगला क्वेश्चन है, एनिमल मैमल्स एंड डॉग्स रिप्रेजेंट टैक्सा एट डिफरेंट लेवल, टैक्सा एट सेम लेवल, डिफरेंट टैक्सा एट सेम लेवल। देखो, एनिमल जो है ये सबसे बड़ी कैटेगरी हो गई हमारे पास, उसके नीचे आता है, उसके अंदर आएगा मैमल्स और उसके भी अंदर आएगा डॉग। इसका मतलब क्या है कि क्या ये तीनों सेम लेवल पे कैटेगराइज किए गए हैं? नहीं, एनिमल के अंदर मैमल है और मैमल के अंदर डॉग है, यानी कि एनिमल एक बहुत बड़ी कैटेगरी है, उसके अंदर उससे छोटी कैटेगरी मैमल की हुई और उससे छोटी डॉग की हुई, तो तीनों सेम लेवल तो नहीं है। तो ये तो हमें पता लग गया कि डिफरेंट लेवल है। और टैक्सा तो तीनों ही है, क्योंकि हर एक कैटेगरी को हम टैक्सा से रिप्रेजेंट करते हैं, तो टैक्सा तो तीनों ही है लेकिन तीनों अलग अलग लेवल पे टैक्सा, तो ये हो जाएगा टैक्सा एट डिफरेंट लेवल्स, जो कि हो गया ऑप्शन नंबर 1, जो कि बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हाउ मेनी जेनेरा गिवन बिलो पोजेस मोर देन वन स्पीशीज इन द एग्जिस्टिंग वर्ल्ड। यानी कि इन तीनों जीनस में से सोलेनम, पैंथेरा और होमो में से कौन सी ऐसी जीनस है जो कि एक से ज़्यादा स्पीशीज़ को पोजेस करती है। जैसे कि सोलेनम की अगर हम बात करें तो सोलेनम में 3 होती है, एक होती है नाइग्रम, एक होती है मेलोजेना जो हमने पढ़ी है उनमें से मैं बोल रही हूँ, और एक होती है ट्यूबरोसम। ओके, एंड वैसे ही पैंथेरा की अगर हम बात करें तो पैंथेरा में भी हमें 3 देखने को मिलती है, टिग्रिस, लियो एंड पार्डस। इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ होमो ही है जिसमें आपको सिर्फ ह्यूमन देखने को मिलते हैं, क्योंकि इसकी सिर्फ एक ही स्पीशीज़ है जो कि है होमो सेपियंस। ठीक है, तो सिर्फ एक इसी की है, तो बाकी दोनों की एक से ज़्यादा स्पीशीज़ है। सो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, जिसका आंसर है 2। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। रीड द स्टेटमेंट्स ए एंड बी एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो ए स्टेटमेंट है बायोडाइवर्सिटी रिप्रेजेंट्स द नंबर एंड टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट ऑन अर्थ। तो ये वाला मैंने सबसे पहली वीडियो में, जब हमने नई एनसीईआरटी डिस्कस की थी, उसमें हमने सबसे पहली वीडियो में यही क्वेश्चन मैंने बताया था कि कभी ना कभी तो एक क्वेश्चन आ ही जाता है, कभी मॉक टेस्ट में आ जाता है, क्योंकि नीट में अब तक नहीं पूछा, बट फुल प्रोबेबिलिटी है इस क्वेश्चन के नीट में आने की, क्योंकि ये ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, इसको इग्नोर कर देते हैं। तो बायोडाइवर्सिटी रिप्रेजेंट्स द नंबर एंड टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट ऑन अर्थ, ये बिल्कुल ठीक है। बायोडाइवर्सिटी मतलब कि कितने नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स है और कितने वेराइटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स है, तो हर एक चीज़ को बायोडाइवर्सिटी कवर कर लेता है। सेकेंड स्टेटमेंट है द नंबर ऑफ स्पीशीज दैट आर नोन आर डिस्क्राइब्ड बिटवीन द रेंज ऑफ 1.7 to 1.8 मिलियन। तो ये भी बिल्कुल ठीक स्टेटमेंट है, नॉर्मल डेटा बेस्ड क्वेश्चन है कि जो नंबर ऑफ स्पीशीज़ जो अब तक हमने डिस्क्राइब कर ली है वो कहीं ना कहीं 1.7 to 1.8 मिलियन के बीच में है। तो दोनों ही स्टेटमेंट्स बिल्कुल ठीक है, लेकिन क्या हमें एक इन दोनों स्टेटमेंट्स का एक दूसरे पे कोई भी टाइप की डिपेंडेंस दिख रही है? नहीं। अगर हम यहाँ पे बीच में बिकॉज लगा देते हैं, मान लो मैंने बीच में बिकॉज लगा दिया, तो अब क्या इस स्टेटमेंट का कोई मतलब बन रहा है साथ में कि बायोडाइवर्सिटी रिप्रेजेंट्स द नंबर एंड टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट ऑन अर्थ बिकॉज द नंबर ऑफ स्पीशीज दैट आर नोन आर डिस्क्राइब्ड बिटवीन 1.7 to 1.8 मिलियन। तो इन दोनों लाइंस का आपस में कोई डिपेंडेंस नहीं हो रहा। सेकेंड स्टेटमेंट ए वाली स्टेटमेंट को कोई भी तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर रही है, दोनों अपने में बिल्कुल अलग फैक्चुअल स्टेटमेंट्स है। ऑप्शन नंबर 2 विल बी द करेक्ट ऑप्शन। बोथ ए एंड बी आर करेक्ट बट बी इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो बिल्कुल यही वाली स्टेटमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड आउट द ट्रू एंड फॉल्स स्टेटमेंट्स एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो हमें देखने की कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है, कौन सी फॉल्स है। सबसे पहली स्टेटमेंट है एन आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन इज नाइदर लिविंग नॉर नॉन लिविंग। यानी कि जो आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन होती है वो लिविंग भी नहीं होती और नॉन लिविंग भी नहीं होती। तो ये जो स्टेटमेंट है ये बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है। जब आप देखोगे बुक में खोल के मेटाबॉलिज्म वाले पार्ट में, तो ये एज इट इज स्टेटमेंट उसमें लिखी होती है। सो इट इज़ द करेक्ट स्टेटमेंट। तो अब ऑप्शन नंबर 1, 2 या फिर 4 में से कोई एक हो सकता है। देखते हैं। बैक्टीरिया लैक द प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्शियसनेस। तो ये बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि कॉन्शियसनेस हर एक ऑर्गेनिज्म में हमें देखने को मिलती है एक्सेप्ट कोमा पेशेंट्स। तो बैक्टीरिया के अंदर कॉन्शियसनेस होगी, हाउएवर उनमें सेल्फ कॉन्शियसनेस नहीं होगी। तो बी वाली स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स है, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 या 4 में से कोई एक सही होगा। लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर सेल्फ रेप्लिकेटिंग, इवॉल्विंग एंड सेल्फ रेगुलेटिंग इंटरैक्टिव सिस्टम्स केपेबल ऑफ रिस्पॉन्डिंग टू एक्सटर्नल सिस्टम। तो ये तो मैंने प्रॉपरली समझाया था कि सेल्फ रेप्लिकेटिंग, इवॉल्विंग और सेल्फ रेगुलेटिंग का क्या मतलब है और किस तरीके से लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो है वो ऐसे इंटरैक्टिव सिस्टम्स होते हैं जो कि अपने एक्सटर्नल इन्वायरमेंट को रिस्पॉन्ड कर पाते हैं, यानी कि दे आर कॉन्शियस। तो इसका मतलब ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। लास्ट है द साइंटिफिक नेम्स इंश्योर दैट ईच ऑर्गेनिज्म हैज़ ओनली वन नेम। तो ये भी बिल्कुल ठीक है और ये बहुत कॉमन सेंस वाली भी है कि भाई अगर हम किसी ऑर्गेनिज्म का कोई साइंटिफिक नेम रख रहे हैं तो ऑब्वियसली हम एक ऑर्गेनिज्म का एक ही नाम रखेंगे जो किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म का नहीं होगा। ठीक है।
तो डी भी बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है. सो ए, सी एंड डी आर करेक्ट स्टेटमेंट्स बट बी इज एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट. तो ऑप्शन नंबर 2 ही करेक्ट हो जाएगा. ओके तो ये है वो वाली जो हमने इस क्वेश्चन में फर्स्ट स्टेटमेंट देखी थी कि आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन आउटसाइड द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म परफॉर्म्ड इन अ टेस्ट ट्यूब इज नाइदर लिविंग नॉर नॉन लिविंग. तो ये सारी स्टेटमेंट्स एनसीईआरटी की ही थी. ठीक है, जिसका मतलब ये है, इसका मतलब क्या है कि आइसोलेटेड मेटाबॉलिक मतलब ऐसी मेटाबॉलिक रिएक्शंस जो बॉडी के बाहर परफॉर्म की जाती है, जो आइसोलेटेड होती है, लैबोरेटरी कंडीशंस में होती है, वो लिविंग भी नहीं होती और नॉन लिविंग भी नहीं होती. ऑलराइट, तो इसमें हमारा सेकंड ऑप्शन ही बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा. अगले क्वेश्चन पे देखते हैं. बायनॉमियल एपिथेट हैज़ 2 Latin names only, 2 italic names written in Latin, 2 Latin names and author name in italics, and 2 Latin names followed by author's name in Roman. तो पूछ रहा है कि जो बायनॉमियल एपिथेट है, यानी कि जो हमने पूरा एक जो हमारे नेमिंग के लिए सिस्टम बना हुआ है, उसके अंदर हम किस तरीके से नेमिंग करते हैं, कौन सी लैंग्वेज में होता है. तो क्या वो 2 लेटिन नेम्स होते हैं सिर्फ? नहीं, हमें पता है कि वो 2 लेटिन नेम्स तो होते हैं, लेकिन साथ में ऑथर साइटेशन भी होता है, यानी कि ऑथर का नाम भी एब्रीवेटेड फॉर्म में लिखा होता है. तो 2 इटैलिक्स तो होंगे नहीं, 2 लेटिन नेम्स ही होंगे, लेकिन ऑथर का नाम इटैलिक्स में नहीं होता. लास्ट है हमारे पास यहाँ पे 2 लेटिन नेम्स फॉलोड बाय ऑथर्स नेम इन रोमन. तो ये क्वेश्चन आप लोग सोचोगे कि मैंने क्यों सिलेक्ट किया इतने ईजी क्वेश्चन, पर इसके अंदर एक ट्विस्ट ये था कि ऑथर्स नेम को हम कौन सी लैंग्वेज में लिखते हैं. ठीक है, क्योंकि ये चीज़ एनसीईआरटी में नहीं दी हुई. तो जस्ट इन केस इफ समथिंग लाइक दिस इज आस्क्ड इन नीट, सो यू मस्ट नो कि जो हमारे जीनस और स्पेसिफिक एपिथेट का नाम होता है वो हम लोग लेटिन में लिखते हैं और इटैलिसाइज्ड करके लिखते हैं, और जो ऑथर का नाम होता है ये हमें रोमन में लिखना होता है. ठीक है, सो ऑथर्स नेम इन रोमन बिकॉज दिस वर्ड स्पेसिफिकली रोमन इज नॉट गिवन इन एनसीईआरटी. ठीक है, तो ये वाला याद रखना, दैट द ऑथर्स नेम हैज़ टू बी इन रोमन. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. आउट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग टैक्सा विच वन रिप्रेजेंट्स हाइएस्ट रैंक इन टैक्सोनॉमिक हायरार्की. अच्छा, एक और चीज़ जो मुझे यहाँ पे बतानी थी इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में, एक और चीज़ याद रखना कि बायनॉमियल एपिथेट में ही ऑथर्स नेम को भी काउंट किया जाता है. तो मान लो एक क्वेश्चन में आपको वो सिर्फ दे दे कि मान लो ऑप्शन हो कि जीनस और स्पेसिफिक एपिथेट है, और एक ऑप्शन में हो जीनस एंड स्पेसिफिक एपिथेट अलॉन्ग विद द नेम ऑफ द ऑथर इन एन एब्रीविएटेड फॉर्म, तो हमेशा ऑथर के नाम के साथ वाले को ही बायनॉमियल एपिथेट में कंसिडर किया जाता है. ठीक है, इसके बाद आता है आउट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग टैक्सा विच वन रिप्रेजेंट्स हाईएस्ट रैंक इन टैक्सोनॉमिक हायरार्की. तो ये वाला क्वेश्चन काफ़ी इंटरेस्टिंग है, और जैसे कि मैं बोल रही थी कि टेबल जो है वो थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है इस चैप्टर में, लेकिन कभी डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, थोड़ा मोल्डेड क्वेश्चन पूछा जाता है. यानी कि वो आपको डायरेक्ट नहीं पूछेंगे कि बताओ इस ऑर्गेनिज्म का ऑर्डर क्या है, इस ऑर्गेनिज्म का क्लास क्या है, वो पूछेंगे इस तरीके से, मतलब टैक्सोनॉमिक हायरार्की में सबसे हाईएस्ट रैंक पे कौन सा टैक्सा आएगा, ये है इस क्वेश्चन का मतलब. तो सबसे पहले हमें पता है कि पोएल्स क्या है. पोएल्स है हमारे पास ट्रिटिकम एस्टिवम, यानी कि वीट का ऑर्डर. ठीक है, एनाकार्डियेशिया क्या है, ये हमारे पास हो जाती है फैमिली. ठीक है, ऑफ मैंगो. फिर मोनोकॉटिलिडे क्या हो जाता है, क्लास हो जाती है. ये क्लास भी किसका है, ये वीट की क्लास है. तो पॉलीमोनियल्स क्या है, पॉलीमोनियल्स बेसिकली एक ऑर्डर है जिसके अंदर मतलब प्लांट फैमिलीज आती है, जैसे कि कॉन्वुलेसी एंड सोलोनेसी. ठीक है, तो दोबारा से बता रही हूँ, पोएल्स एक ऑर्डर है, एनाकार्डियेशिया एक फैमिली है, मोनोकॉटिलिडे एक क्लास है, और पॉलीमोनियल्स एक ऑर्डर है. और हमें पता है कि अगर हम सीक्वेंस में जाए टैक्सोनॉमिक हायरार्की के, तो सबसे नीचे क्या आता है, स्पीशीज़ आती है, उसके बाद जीनस आती है, जीनस आता है, उसके बाद फैमिली, फिर ऑर्डर,
फिर क्लास। अगर यहाँ पे हम सबसे हाईएस्ट देखेंगे रैंक तो ऑब्वियसली हमें फिर वो देखने को मिलेगी क्लास की, क्योंकि अगर आप देखोगे तो फैमिली सबसे पहले आता है, फिर ऑर्डर आता है, फिर क्लास आता है, तो क्लास सबसे हाईएस्ट हो गया। इसका मतलब इसमें जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो मोनोकोटिलिडने होगा। ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट। तो इसीलिए देखो, इससे हमें क्या पता लगता है इस क्वेश्चन से कि इनडायरेक्टली टेबल से काफ़ी टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। इससे हमें ये भी पता लगता है कि टेबल के एक एक वर्ड को हमें रटा होना चाहिए, हमें पता होना चाहिए कि पोल्स है तो पोल्स, क्लास है, ऑर्डर है, क्या है, एनाकार्डिशिया क्या है और कौन से ऑर्गेनिज्म का है। जैसे एनाकार्डिशिया मैंगो का है, पोल्स जो है वो वीट का है, मोनोकोटिलिडने वीट का है, पॉलीमोनियल्स ये इसके अंदर सोलेनेसी, कॉन्वोल्यूसिडेसी फैमिलीज है। तो ये सारी चीज़ें हमें पता होनी चाहिए, तभी हम इस चीज़ को आंसर कर पाएंगे। तो टेबल हमें अच्छे से याद रखनी है, ठीक है। आई विल ट्राई टू मेक अ वीडियो जिसमें हम सिर्फ टेबल बेस्ड क्वेश्चन ही डिस्कस करेंगे। तो मैं उसमें काफ़ी सारे टेबल बेस्ड क्वेश्चंस ले आऊँगी, तो अगर मान लो आपको टेबल से कभी कोई क्वेश्चन है तो यू विल बी एबल टू इजीली आंसर देम। वो है द करेक्टली रिटन साइंटिफिक नेम ऑफ पोटैटो इज़। तो यहाँ पे हमें पोटैटो का साइंटिफिक नेम बताना है। तो बेसिकली हमने अभी थोड़ी देर पहले क्वेश्चन डिस्कस किया था जिसमें हम ये देख रहे थे कि 2 लेटर नेम्स होने चाहिए और फिर एक ऑथर साइटेशन में ऑथर का नाम होना चाहिए। तो उसी रूल को फॉलो करते हुए हमें यहाँ पे देखना है। लाइक इट सीम्स टू बी अ वेरी इजी क्वेश्चन। सो मैंने क्यों सिलेक्ट किया होगा, सिलेक्ट इसलिए किया है ताकि यहाँ पे बताने के लिए कि ये जो ऑथर साइटेशन है, क्या इसको हमें इटैलिसाइज करके लिखना है या इसको हमें नॉर्मली लिखना है। तो ये चीज़ थोड़ी डाउटफुल हो सकती है, क्योंकि देखो जैसे यहाँ पे ये पूरे नाम में सिर्फ इसी चीज़ को लेके प्रॉब्लम है, क्योंकि यहाँ पे जो साइंटिस्ट का नाम है वो भी हमने इटैलिसाइज करा है, लेकिन यहाँ पे इस चीज़ को हमने इटैलिसाइज नहीं करा हुआ। तो इन दोनों ऑप्शंस में बस यही डिफरेंस है। तो क्योंकि बस यही डिफरेंस है, तो इनकेस अगर किसी को नहीं पता होगा कि उसको इटैलिसाइज करना है या नहीं करना, तो वो गलत कर सकता है इस क्वेश्चन को। तो हमें ये चीज़ पता होनी चाहिए कि ऑथर साइटेशन में हम ऑथर के नाम को इटैलिसाइज नहीं करते। हमने ऊपर पहले हमने लिख लिया सोलेनम ट्यूबरोसम, दोनों केस में बिल्कुल सेम है। इसके जो फर्स्ट लेटर है वो भी इसके अंदर जो है कैपिटल है और टी वाले स्मॉल है। लेकिन बस यहाँ पे बात आती है कि क्या ये इटैलिसाइज्ड होगा या नहीं होगा। तो वेरी इजी, इट विल नॉट बी इटैलिसाइज्ड। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कि ऑथर नेम विल नॉट बी इटैलिसाइज्ड। अब ये चीज़ हम कहाँ से पता लगा सकते हैं कि भाई एनसीईआरटी में कहाँ पे ये दिया होगा कि ऑथर का नाम इटैलिसाइज्ड है कि नहीं है। ये चीज़ जो है आप मैंगीफेरा इंडिका में हमें नाम दिया हुआ है, ठीक है। मैंगीफेरा इंडिका, आगे लिनियस का एब्रिवेटेड फॉर्म लिखा हुआ है, तो उसमें आप देख सकते हो कि वहाँ पर क्या इसको इटैलिसाइज करा हुआ है या नहीं करा हुआ। तो देखते हैं एक बार। तो अगर आप यहाँ पर देखते हो इसी चीज़ को, तो यहाँ पर दिया हुआ है मैंगीफेरा इंडिका लीनियस। तो मैंगीफेरा और इंडिका को तो यहाँ पे इटैलिसाइज करा हुआ है, लेकिन लीनियस को नॉर्मली ही लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या है कि दूसरा भी कोई भी नाम होगा तो उसके अंदर भी ऑथर साइटेशन में हमें ऑथर का नाम बिल्कुल नॉर्मली लिखना है, उसको इटैलिसाइज नहीं करना, ठीक है। तो बस यही चीज़ मुझे इसमें बतानी थी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Each genus may have one or more than one specific epithet representing different organisms. Always have one specific epithet. Always have multiple specific epithet. May have more than one specific epithet representing the same organism. तो इसमें सबसे पहले तो सेकेंड ऑप्शन अगर हम देखें तो ऑलवेज हैव वन स्पेसिफिक एपिथेट तो नहीं होगा। कुछ क्वेश्चंस पहले हमने ये चीज़ देखी थी कि एक जीनस के मल्टीपल एपिथेट्स हो सकते हैं, यानी कि एक जीनस के मल्टीपल स्पीशीज़ हो सकती है। इसका मतलब है कि ये वाला तो गलत है। और हमने ये भी देखा था कि एक जीनस में ऐसे ज़रूरी नहीं है कि हमेशा ही मल्टीपल स्पीशीज़ हो सकता है कि एक स्पीशी भी हो, जैसे होमोसेपियंस के केस में था। तो इसका मतलब है कि इट ऑल्सो हैव ऑलवेज हैव मल्टीपल स्पेसिफिक एपिथेट, तो ये भी गलत हो जाएगा। एक स्पेसिफिक एपिथेट भी हो सकता है, मल्टीपल भी हो सकते हैं।
may have more than one specific epithet representing the same organism. तो ये गलत है. अगर एक पर्टिकुलर जीनस के मल्टीपल स्पेसिफिक एपिथेट है तो वो मल्टीपल स्पीशीज़ जो है वो अलग अलग ऑर्गेनिज्म को ही डिनोट करती है. यानी कि ऐसा नहीं हो सकता कि एक जीनस के मल्टीपल स्पेसिफिक एपिथेट है लेकिन वो सारे के सारे सेम ही ऑर्गेनिजम्स हैं या फिर सेम ऑर्गेनिज्म को डिनोट करते हैं, तो वो बिल्कुल गलत हो जाएगा. जितने भी स्पेसिफिक एपिथेट्स होते हैं अलग एक ही जीनस के, वो अलग अलग ऑर्गेनिजम्स को रिप्रेजेंट करते हैं. जैसे कि पैंथेरा लियो और पैंथेरा टिग्रिस. पैंथेरा लियो लायन का है और पैंथेरा टिग्रिस टाइगर का है. तो दोनों एक ही जीनस है, दो स्पेसिफिक एपिथेट है और दो अलग अलग ऑर्गेनिजम्स हैं. फिर आता है जीनस इज़ अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीशीज़. तो तुम्हें पता ही है कि सबसे पहले स्पीशीज़ होता है, फिर जीनस होता है, फिर फैमिली, फिर ऑर्डर, फिर क्लास and then division or phylum based upon whether it is animal or plant. Genus comprises a group of related species. यानी कि जीनस के अंदर रिलेटेड स्पीशीज आती है एक जीनस में. जैसे पैंथेरा एक जीनस है, अब उसके अंदर रिलेटेड स्पीशीज जैसे कि टिग्रिस, लियो, पार्डस ये आते हैं. जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है फाइंड आउट द ट्रू फॉल्स स्टेटमेंट्स एंड चूज़ द करेक्ट ऑप्शन. तो यहाँ पे हमें अब फिर से ट्रू फॉल्स ढूंढना है. तो फर्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं. फैमिलीज आर कैरेक्टराइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ बोथ वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव फीचर्स ऑफ प्लांट स्पीशीज़. तो ये वाली स्टेटमेंट तो बिल्कुल ठीक है कि जो फैमिलीज़ होती है उसको हम किस तरीके से कैरेक्टराइज करते हैं या फिर हम कौन से प्लांट को कौन सी फैमिली में डालेंगे वो हम किस बेसिस पे करते हैं, वो हम उस पर्टिकुलर प्लांट के वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव दोनों फीचर्स के हिसाब से करते हैं. उसके बाद आता है सोलेनम पेट्यूनिया लिलियम बिलोंग्स टू द फैमिली सोलेनेसी. तो ये वाली स्टेटमेंट तो ऑब्वियसली फॉल्स है, ये ट्रू थी. अब अगली वाली कैसी है? अगली वाली हमारी फॉल्स स्टेटमेंट है. क्यों है फॉल्स? क्योंकि लिलियम, जब आप मॉर्फोलॉजी चैप्टर में जाओगे तो आप वहाँ पे देखोगे कि जो लिलियम है वो लिली वाले फ्लावर को बोलते हैं और लिली आता है फैमिली लिलिएसी में. तो फैमिली सोलेनेसी और फैमिली लिलिएसी दो अलग फैमिलीज़ हैं. यानी कि लिलियम जो है वो फैमिली सोलेनेसी में नहीं आता, बाकी दोनों आते हैं. तो इसका मतलब ये वाली फॉल्स स्टेटमेंट हो जाएगी. फिर यहाँ पे जो अगली स्टेटमेंट है कि पैंथेरा एंड फीलिस बिलोंग्स टू द ऑर्डर फेलिडे. ये वाली जो स्टेटमेंट है ये गलत होगी क्योंकि यहाँ पे ऑर्डर की जगह पे हमारे पास फैमिली होना चाहिए था. तो फेलिडे एंड कैनिडे आर एक्चुअली फैमिलीज़, ऑर्डर नहीं. बस यहाँ पे अगर हम फैमिली कर देंगे तो स्टेटमेंट सही हो जाएगी. तो अभी ये स्टेटमेंट क्या है? फॉल्स. लास्ट है कि डॉग बिलोंग्स टू फैमिली कैनिडे. तो हमें पता है कि जो फैमिली फेलिडे होता है उसके अंदर पैंथेरा और फीलिस वाले जीनस आते हैं, वेरस जो फैमिली कैनिडे होती है उसके अंदर डॉग आते हैं. तो इसका मतलब ये दो अलग अलग फैमिलीज़ है जिसमें कैनिडे में डॉग आते हैं और फेलिडे में पैंथेरा एंड फीलिस आते हैं. तो इसका मतलब ये वाली स्टेटमेंट ट्रू है. तो ऑप्शन नंबर 4 विल बी द करेक्ट ऑप्शन which will be true, false, false and true. Okay, let's move on to the next question. अगला क्वेश्चन है फाइंड आउट द मिसिंग कैटेगरी X. तो ये तो हमें बेसिक हायरार्की वाले पार्ट से क्वेश्चन पूछा हुआ है कि हमें पता है कि सबसे नीचे स्पीशीज़ आती है सबसे लोअर लेवल पे, उसके ऊपर जीनस है, फिर उसके ऊपर फैमिली, देन ऑर्डर, क्लास, डिवीजन और फाइलम एंड फाइनली किंगडम. तो यहाँ पे ये X की जगह पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा फैमिली. अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? कॉन्वोलेसी एंड सोलेनेसी बिलोंग्स टू द ऑर्डर पॉलीमोनियल्स. तो ये वाला बिल्कुल ठीक है. पॉलीमोनियल्स जो ऑर्डर है इसके अंदर फैमिली कॉन्वोलेसी और फैमिली सोलेनेसी साथ में आती है. तो ये वाली स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगी. तो पहली स्टेटमेंट ट्रू है लेकिन फिर भी बाकी सारी देख लेते हैं. फैमिली कार्निवोरा इंक्लूड्स ऑर्डर्स कैनिडे एंड फेलिडे. तो ये गलत है. यहाँ पे इसका ऑर्डर होना चाहिए था और यहाँ पे ऑर्डर की जगह फैमिली होना चाहिए था, तब ये स्टेटमेंट सही होती कि ऑर्डर कार्निवोरा के अंदर फैमिली कैनिडे और फेलिडे होती है. नेक्स्ट स्टेटमेंट है ओनली 7 कैटेगरीज आर पॉसिबल इन क्लासिफिकेशन सिस्टम. तो ये भी गलत स्टेटमेंट है और ये गलत इसलिए है क्योंकि हमने किंगडम वाले पार्ट में, मतलब जब हम NCERT खोलेंगे तो उसमें किंगडम वाला टॉपिक है, पूरे हायरार्की वाला पार्ट जब एक्सप्लेन होता है उसके अंदर, उसमें हमने ये देखा था कि साइंटिस्ट ने
जो पूरी हायरार्की है उसके बीच में बहुत सारी सब कैटेगरीज भी डाल रखी है, ताकि हमारा क्लासिफिकेशन सिस्टम और ज़्यादा साइंटिफिक और ज़्यादा साउंड हो जाए, हम और ज़्यादा इजीली ऑर्गेनिजम्स के बीच के रिलेशनशिप को एक्सप्लेन कर पाए। तो इसलिए हमने उसमें बहुत सारी सब कैटेगरीज भी डाली हुई है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ 7 कैटेगरीज ही पॉसिबल है क्लासिफिकेशन सिस्टम में, तो ये वाली स्टेटमेंट फॉल्स है और सेकंड वाली भी फॉल्स ही थी। अगला है टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज आर मेयरली मॉर्फोलॉजिकल एग्रीगेट्स। तो ये तो मैंने बहुत अच्छे से ये वाली स्टेटमेंट एक्सप्लेन की थी जब हम डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन देख रहे थे, कि उसमें हमने देखा था कि टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज सिर्फ और सिर्फ मॉर्फोलॉजिकल एग्रीगेट्स नहीं है, बल्कि डिस्टिंक्ट बायोलॉजिकल एंटिटीज़ है। जिसका मतलब था कि सिर्फ मॉर्फोलॉजी के बेसिस पे हम सारी चीज़ें डिसाइड नहीं करते, बल्कि अंदर के बिहेवियर के, फिजियोलॉजी के बेसिस पे भी ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई किया जाता है। तो इसीलिए यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर 4 है वो भी गलत हो जाएगा, क्योंकि इसमें उसने उल्टी स्टेटमेंट दे रखी है। जैसे कि मैंने बताया भी था कि हो सकता है कि स्टेटमेंट बेस्ड आ जाए क्वेश्चन, या फिर आपको उल्टी स्टेटमेंट करके पूछ ले, वही पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे फॉल्स है ये वाली भी। तो ऑब्वियसली हमें पहले वाली पता लगी गई थी कि फर्स्ट वाली ही ट्रू स्टेटमेंट है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें तो यहाँ पे दिया हुआ है फाइंड द इनकरेक्ट मैच। तो ये टेबल बेस्ड क्वेश्चन है, और टेबल बेस्ड क्वेश्चन में ही यहाँ पे हमने, जैसे कि मैंने कहा था, इट विल नॉट बी अ डायरेक्ट क्वेश्चन जो टेबल से पूछा जाएगा, बट एक इनडायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यहाँ पे जैसे इनकरेक्ट करेक्ट मैच के फॉर्म में क्वेश्चन जो है पूछा गया हुआ है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे कॉमन नेम मैंगो है, तो इसका जो साइंटिफिक नेम होता है वो होता है मैंगीफेरा इंडिका, with genus being the with Mangifera being the genus and Anacardiaceae family, Sapindales order होता है उसका। उसके बाद जो उसके अंदर, क्योंकि अब ये प्लांट स्पीशी है तो इसके अंदर हम डिवीजन की बात करते हैं, जो कि इस केस में एंजियोस्पर्म होगा, और जो क्लास है इसकी वो इसकी डाइकॉट होती है, डाइकॉटिलिडे होती है। फिर आता है मैन में जो इसका साइंटिफिक नेम होता है वो होता है होमोसेपियंस, फैमिली होमिनिडे, ऑर्डर प्राइमेटा, एंड क्लास विल बी ममेलिया, एंड फाइनली द फाइलम विल बी कॉर्डेटा। वैसे वीट के केस में क्या होता है, वीट में जो इसका साइंटिफिक नेम है वो है ट्रिटिकम एस्टिवम, ट्रिटिकम जीनस होगा, और फैमिली जो होगी वो पोएसी, ऑर्डर पोएल्स, एंड क्लास मोनोकॉटिलिडे ने, डिवीजन एंजियोस्पर्म में। और अब लास्ट बचता है हमारे पास हाउस फ्लाई। हाउस फ्लाई का जो साइंटिफिक नेम है वो है मस्का डोमेस्टिका। अब यहाँ पे हमें ये देखने को मिल रहा है कि मस्का तो उसका जीनस है, ये जो नाम है ये तो उसका जीनस है, लेकिन यहाँ पे इसको उन्होंने फैमिली में लिखा हुआ है, इसीलिए हमारा ये ऑप्शन गलत हो जाता है। डिप्टेरा ऑर्डर इज़ करेक्ट, बट फैमिली गलत दी हुई है। फैमिली जो इसकी होती है हाउस फ्लाई की वो है मुस्कीडे, एंड ऑर्डर विल बी डिप्टेरा, क्लास इंसेक्टा, एंड फाइनली द फाइलम विल बी आर्थ्रोपोडा। तो यहाँ पे ये वाली चीज़ जो हमारी गलत हो जाती है, तो इसका ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। बायोलॉजिकल म्यूजियम्स आर जनरली सेट अप इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स। तो ये बिल्कुल ठीक है कि म्यूजियम्स जनरली हमें एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में देखने को मिलते हैं, जहाँ पे हम अलग अलग तरीके के एनिमल्स एंड प्लांट्स की प्रिजर्वेशन करते हैं अलग अलग मेथड से। तो ये ठीक है कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में सेटअप होते हैं, तो ये हो गया ट्रू। प्लांट एंड एनिमल स्पेसिमेंट्स आर प्रिजर्व्ड एज ड्राई और वेट स्पेसिमेंट्स। तो प्लांट और एनिमल के स्पेसिमेन को हम ड्राई या फिर वेट स्पेसिमेन के फॉर्म में प्रिजर्व करते हैं, तो ये भी ट्रू स्टेटमेंट है। वेट स्पेसिमेन के फॉर्म में का मतलब है उसका कि या तो आप उसको ड्राई करके प्रॉपरली प्रिजर्व करो, या फिर किसी भी प्रेजर्वेटिव्स में जब हम उसको प्रिजर्व करते हैं तो उसको वेट स्पेसिमेन बोलते हैं, क्योंकि वो एक मटेरियल यानी कि एक मीडियम के अंदर प्रेजेंट है और फिर उसको हमने प्रिजर्व करा हुआ है। तो ये वाली स्टेटमेंट ट्रू है। फिर नेक्स्ट स्टेटमेंट है म्यूजियम्स हैव कलेक्शन ऑफ एनिमल्स ओनली बट नॉट प्लांट्स। तो ये गलत है, क्योंकि हमने देखा था कि म्यूजियम के अंदर हम एनिमल्स और प्लांट्स दोनों को ही प्रिजर्व करके रखते हैं। लास्ट स्टेटमेंट है जूलॉजिकल गार्डन्स आर इन सीटू कंजर्वेशन स्ट्रैटेजी। तो सबसे पहले मैं बता देती हूँ क्या होती है। इन सीटू होता है कि जब हम किसी एनिमल को उसके नेचुरल हैबिटेट में ही प्रिजर्व करते हैं, जैसे कि नेशनल पार्क्स हो गया,
वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ हो गया। तो ये वो जगह होती है जहाँ पे हम जो उसकी नेचुरल हैबिटेट है उधर ही प्रोटेक्शन क्रिएट कर देते हैं उस पर्टिकुलर एनिमल के सर्वाइवल के लिए। लेकिन एक्स सिटू कंजर्वेशन होता है जब हम उसको उसके नेचुरल हैबिटेट से निकाल के अपने पास अपने मैन मेड हैबिटेट में उसको रखते हैं ताकि हम उसको प्रोटेक्ट कर सके, उसकी हैबिट्स जान सके और उसके बारे में, उसके बिहेवियर के बारे में जान सके। तो एक्स सिटू कंजर्वेशन होता है जब हम उसको उसके नेचुरल हैबिटेट से बाहर निकाल के प्रिजर्व करते हैं, और इन सिटू कंजर्वेशन होता है जब हम उसके नेचुरल हैबिटेट में ही उसको प्रिजर्व करते हैं। तो जूलॉजिकल गार्डन्स इन सिटू कंजर्वेशन स्ट्रैटेजी है, ये तो फॉल्स है, क्योंकि जूलॉजिकल गार्डन्स में हम उसको निकालते हैं और अपनी तरफ से बेस्ट कोशिश करके उसको अपने नेचुरल हैबिटेट जैसा ही इन्वायरमेंट क्रिएट करके देते हैं, लेकिन उसके इन्वायरमेंट से उसको निकाल देते हैं उसके नेचुरल हैबिटेट से। वैसे ही बोटानिकल गार्डन्स भी एक्स सिटू कंजर्वेशन होता है। सफारी, जो वाइल्ड लाइफ सफारी पार्क्स होते हैं वो भी एक्स सिटू कंजर्वेशन में ही आते हैं, वो हम आगे चैप्टर्स में देखेंगे। क्रायो प्रिजर्वेशन, ये सब भी ठीक है। सो इसके अंदर अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, हाउ मेनी ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट। तो 2 इनकरेक्ट है और 2 करेक्ट है, तो 2 हो जाएगा इसका आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इज़ द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कीज़ पे। कीज़ आर टाइप ऑफ टैक्सोनॉमिकल एड। तो ये तो ठीक है, मतलब ट्रू है, क्योंकि इससे हम आइडेंटिफिकेशन कर पाते हैं प्लांट्स और एनिमल्स की। सेकेंड स्टेटमेंट है दे आर यूज फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्लांट्स ओनली। तो ये गलत है, और यूटिलाइज टू आइडेंटिफाई एनिमल्स ओनली भी गलत है, क्योंकि फर्स्ट स्टेटमेंट में ही अगर आप कीज़ के पैराग्राफ में देखोगे तो वहाँ पे दिया हुआ है कि कीज़ एक ऐसी टैक्सोनॉमिकल एड है जिसमें हम प्लांट्स और एनिमल्स दोनों ही के ही आइडेंटिफिकेशन के लिए इसको यूज़ करते हैं। उसके बाद बोल रहा है कि दे आर नेवर एनालिटिकल इन नेचर। तो ऑब्वियसली ये भी गलत है, क्योंकि कीज़ एनालिटिकल होती है नेचर में। तो इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर 1 ही करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द टैक्सोनॉमिकल एड ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। यानी कि हमें ये दोनों जो ए और बी स्टेटमेंट्स हैं इनको पढ़ के ये बताना है कि ये कौन से टैक्सोनॉमिकल एड की बात कर रहे हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट है एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स मेंटेन दिस फॉर स्टडी एंड रेफरेंस। आई मीन इसी स्टेटमेंट से ये पता लगना चाहिए कि कौन से टैक्सोनॉमिकल एड की बात कर रहा है, क्योंकि ये स्टेटमेंट सिर्फ और सिर्फ एक ही टॉपिक में दी हुई है, जो कि है म्यूज़ियम। क्योंकि म्यूज़ियम ही वो चीज़ होती है, या फिर म्यूज़ियम ही ऐसा एक स्टोर हाउस होता है जिसको हम स्टडी एंड रेफरेंस के लिए एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में सेटअप करते हैं। अगला स्टेटमेंट है इट हैज़ कलेक्शन ऑफ प्रिजर्व्ड प्लांट्स एंड एनिमल्स। यानी कि इसके अंदर प्लांट्स और एनिमल्स प्रिजर्व्ड होते हैं, तो यहाँ पे दोनों ही प्रिजर्व्ड होते हैं, ये भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो म्यूज़ियम ही होगा। अगला क्वेश्चन है द लोएस्ट कॉमन टैक्सोनॉमिक कैटेगरी फॉर व्हीट एंड मैंगो इज़। यानी कि अब देखो ये थोड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अगेन ये एक टेबल बेस्ड क्वेश्चन है, अगेन ये एक इनडायरेक्ट वे में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो क्या इसमें हम कैसे ढूंढेंगे आंसर। देखो व्हीट और मैंगो हमें पता है दोनों ही प्लांट स्पीशीज़ हैं। अगर आप इसके टेबल में जाके देखोगे, अभी तो मैंने वैसे सारा बताया ही था, पर अगर आप टेबल में जाके देखोगे तो उसमें यहाँ पे हमें दिया हुआ था, अगर आप टेबल में जाके देखोगे तो आपको दिखेगा कि इनकी सारी कैटेगरीज अलग है। यानी कि व्हीट कम्प्लीटली अलग कैटेगरीज में लाई करते हैं और मैंगो कम्प्लीटली अलग कैटेगरीज में लाई करते हैं, अनटिल इट कम्स टू डिवीजन। डिवीजन में व्हीट और मैंगो दोनों ही एंजियोस्पर्म में लाई करते हैं, जिसका मतलब है कि यही इनकी लोएस्ट कॉमन कैटेगरी होगी। उससे पहले दोनों ही अलग अलग कैटेगरीज में लाई करते हैं। व्हीट जो है वो मोनोकॉट होता है, मैंगो जो है वो डाइकॉट होता है, लेकिन एंजियोस्पर्म में दोनों लाई करते हैं और यही इनकी लोएस्ट कॉमन कैटेगरी है। और एंजियोस्पर्म क्या है, डिवीजन। इसका मतलब ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेटाबॉलिक रिएक्शंस अकर इन। मेटाबॉलिक रिएक्शंस किस में होती है, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स में ही होती है बस, या फिर लिविंग बींग्स में भी होती है और सेल फ्री सिस्टम्स में भी होती है। थर्ड है लिविंग ऑर्गेनिजम्स ओनली, एंड फोर्थ है इन विट्रो कंडीशंस ओनली। तो देखो ये तो गलत हो जाएगा ऑब्वियसली, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स ओनली में तो नहीं होगा। उसके अलावा इन विट्रो कंडीशंस ओनली, तो ये भी गलत है क्योंकि लिविंग ऑर्गेनिजम्स में तो होता ही है। अब इन दोनों ऑप्शंस में डाउट हो सकता है कि लिविंग बींग्स एज वेल एज इन सेल फ्री सिस्टम्स और लिविंग ऑर्गेनिजम्स ओनली। अब उसने क्या पूछा है,
उसने पूछा है क्या, सिर्फ मेटाबॉलिज्म पूछा है कि मेटाबॉलिज्म किस में होता है। अगर उसने मेटाबॉलिज्म पूछा होता तो हम लोग सिर्फ और सिर्फ लिविंग बींग्स की बात करते हैं, लेकिन क्योंकि उसने मेटाबॉलिक रिएक्शंस बोला है तो यहाँ पे ये लिविंग बींग्स भी होगा एज वेल एज इन सेल फ्री सिस्टम्स होगा। क्योंकि अगर देखो यहाँ पे थोड़ा ये समझने वाला पॉइंट है कि हमने यहाँ पे एक स्टेटमेंट देखी थी कि जो इन विट्रो होती है यानी कि आइसोलेटेड सेल रिएक्शंस होती है वो मेटाबॉलिक मतलब वो लिविंग थिंग्स तो नहीं होती बट वो डेफिनेटली लिविंग रिएक्शंस होती है। समझ आ गया होगा कि मेटाबॉलिक रिएक्शंस किस में हो सकती है, लिविंग बींग्स में भी हो सकती है और सेल फ्री सिस्टम्स में भी हो सकती है। क्योंकि हमने वहाँ पे एक पॉइंट ये वाला देखा था कि जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती है वो सेल फ्री सिस्टम्स में भी हो सकती है, मतलब जो मेटाबॉलिक आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती है वो डेफिनेटली लिविंग थिंग्स नहीं होती बट लिविंग रिएक्शंस को रिप्रेजेंट करती है, तो वो मेटाबॉलिक रिएक्शंस को भी रिप्रेजेंट करती है और लिविंग बींग्स में जो सेल्स के अंदर होती है वो तो होती है। तो अगला क्वेश्चन है द करेक्ट सीक्वेंस इन द बायोलॉजिकल नेम ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज। तो ये तो बेसिक सा क्वेश्चन है कि सबसे पहले अगर हम सीक्वेंस की बात करते हैं तो सबसे पहले जेनेरिक नेम होता है हर में, उसके बाद उसके स्पेसिफिक नेम होता है। तो जेनेरिक नेम का मतलब ये है जीनस का नाम, स्पेसिफिक नेम का मतलब है स्पेसिफिक एपिथेट या फिर स्पीशीज़ का नाम, और लास्ट में आता है ऑथर साइटेशन। तो यही सीक्वेंस होता है दैट एज यू गो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, सबसे पहले जेनेरिक नेम आता है, फिर स्पीशीज़ नेम आता है एंड देन ऑथर साइटेशन। ऑथर साइटेशन मतलब ऑथर का नाम इन एब्रीवेटेड फॉर्म। तो इसका जो ऑप्शन नंबर 3 जो है वो करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साइंटिफिक नेम ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल्स एंड क्राइटेरिया प्रोवाइडेड इन ICBN. इट कैन बी सेड दैट दिस ऑर्गेनिज्म is acellular, has cellulosic cell wall, lacks nucleus or shows holozoic mode of nutrition. तो इस क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, इस क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसका साइंटिफिक नेम के जो प्रिंसिपल्स एंड क्राइटेरिया है वो ICBN प्रोवाइड करता है, तो बताओ कि उस ऑर्गेनिज्म के रिलेटेड कौन सी कैरेक्टरिस्टिक इसमें से होगी। इससे हमें ये पता होना चाहिए कि सबसे पहले तो ऐसा कौन सा ऑर्गेनिज्म है जिसके रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉर इट्स साइंटिफिक नेमिंग ICBN ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड करती है। तो ये ऑब्वियसली प्लांट्स में होता है जिसकी फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटानिकल नॉमेनक्लेचर। तो ये इसका साइंटिफिक नेम जो होता है वो मतलब जो ICBN है वो प्लांट्स के लिए साइंटिफिक नेम के लिए प्रिंसिपल्स एंड क्राइटेरियाज प्रोवाइड करती है। तो सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि वो ऑर्गेनिज्म कौन सा है, प्लांट। अब हमें ये भी पता होना चाहिए कि प्लांट की कैरेक्टरिस्टिक्स कौन कौन सी होती है। तो ये तो बहुत बेसिक है कि प्लांट एसेल्युलर तो हो नहीं सकता। उसके बाद हमें पता है कि प्लांट के अंदर सेलुलोसिक सेल वॉल होती है, न्यूक्लियस भी प्लांट के अंदर होता है तो लैक्स न्यूक्लियस भी नहीं होगा, और शो होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन तो ये भी गलत होगा, ये तो एनिमल्स की कैरेक्टरिस्टिक होती है। होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन एनिमल्स की कैरेक्टरिस्टिक होती है, प्लांट्स की नहीं होती। तो यहाँ पे 2 चीज़ें पता होनी चाहिए थी, सबसे पहले कि ICBN कौन से ऑर्गेनिज्म के लिए रूल्स एंड क्राइटेरिया प्रोवाइड करती है फॉर इट्स नेमिंग, एंड दूसरी चीज़ कि जो वो ऑर्गेनिज्म है उसकी फीचर्स क्या है। तो हमें पता होना चाहिए कि उसके अंदर वो सेलुलर होता है, ऑब्वियसली सेलुलोसिक सेल वॉल होती है, न्यूक्लियस भी प्रॉपर होता है, और होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन उसकी कैरेक्टरिस्टिक नहीं होती। होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन एनिमल्स के अंदर होता है। उसके बाद आता है अगला क्वेश्चन, हाउ मैनी ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। रिप्रोडक्शन कैन बी डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग्स और लिविंग बींग्स। तो ये तो मतलब गलत है क्योंकि डिफाइनिंग फीचर नहीं होता। रिप्रोडक्शन क्यों डिफाइनिंग फीचर नहीं होता, इट कैन नॉट बी सेड एज एन ऑल इंक्लूसिव डिफाइनिंग फीचर, क्योंकि जो कुछ ऑर्गेनिजम्स जैसे म्यूल्स और ह्यूमन फर्टाइल कपल्स रिप्रोडक्शन कैन बी डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग। तो ये तो गलत होगा क्योंकि रिप्रोडक्शन डिफाइनिंग फीचर नहीं हो सकता। इसीलिए नहीं हो सकता क्योंकि इसके अंदर ये ऑल इंक्लूसिव डिफाइनिंग फीचर नहीं होता, क्योंकि जो म्यूल्स होते हैं, फिर इनफर्टाइल ह्यूमन कपल्स होते हैं, या फिर वर्कर्स स्टेराइल हनी बीज होती है, उसके अंदर हमें रिप्रोडक्शन देखने को नहीं मिलता। तो इसलिए डिफाइनिंग फीचर तो नहीं हो सकता। डिफाइनिंग फीचर का मतलब होता है कि हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में होना चाहिए और कोई भी नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में नहीं होना चाहिए। तो ये तो गलत स्टेटमेंट हो जाएगी क्योंकि ये ऑल इंक्लूसिव नहीं होता। सेकेंड स्टेटमेंट है ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर म्यूचुअली इंक्लूसिव इवेंट्स फॉर ऑल बैक्टीरिया, प्रोटिस्ट्स एंड अल्गी। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है,
कि जितने भी सारे बैक्टीरिया है, प्रोटिस्ट है और अलगी हैं, उनके लिए ग्रोथ और रिप्रोडक्शन म्यूचुअली इंक्लूसिव इवेंट्स होते हैं। तो ये वाली एकदम करेक्ट स्टेटमेंट है, क्योंकि हमें पता है कि बैक्टीरिया कैसे होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं, यानी कि सिंगल सेल्ड होते हैं। प्रोटिस्ट तो होते ही यूनिसेलुलर यूकेरियोट्स है, जो हम आगे देखेंगे, यानी कि प्रोटिस्टा में भी वो सारे ऑर्गेनिजम्स आते हैं जो कि यूनिसेलुलर होते हैं। और वैसे ही हमारे पास तीसरा हो गया अलगी, तो अलगी में भी यूनिसेलुलर होते हैं। तो ग्रोथ और रिप्रोडक्शन ये म्यूचुअली इंक्लूसिव इवेंट्स हो सकते हैं, यानी कि ये सिनोनिमस हो सकते हैं इन ऑर्गेनिजम्स के लिए, या फिर हम कह सकते हैं कि हम इसको इंटरचेंजेबली यूज़ कर सकते हैं। तो रीज़न हमें पता ही है उस चीज़ का। फिर आता है इंट्रिंसिक ग्रोथ अकर इन लिविंग बींग्स। तो ये भी बिल्कुल ठीक है कि जो लिविंग बींग्स है उनके अंदर इंट्रिंसिक ग्रोथ होती है, उनके अंदर कोई एक्यूमुलेशन ऑफ मटेरियल की वजह से ग्रोथ नहीं होती, बल्कि अंदर से होती है, उनकी ओवरऑल डेवलपमेंट से होती है। तो ये भी ट्रू स्टेटमेंट है। तो ये हो गया ट्रू, ये भी हो गई ट्रू, ये वाली हो गई फॉल्स। और लास्ट है ऑर्गेनिज्म शो अवेयरनेस टुवर्ड्स देयर सराउंडिंग्स, यानी कि ऑर्गेनिजम्स अपने सराउंडिंग्स की तरफ अवेयरनेस शो करते हैं। तो ये भी बिल्कुल ट्रू है, क्योंकि ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं उनके अंदर कॉन्शियसनेस होती है। हमने देखा था कि कॉन्शियसनेस इज़ अ ऑल इंक्लूसिव डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। इनफैक्ट सेल्फ कॉन्शियसनेस इज़ अ वेरी डिफाइनिंग फीचर, लेकिन सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन बींग्स के लिए। सेल्फ कॉन्शियसनेस सिर्फ ह्यूमन बींग्स में होती है, और कॉन्शियसनेस हर एक ऑर्गेनिज्म में होती है जो लिविंग बींग होता है। तो ऑर्गेनिजम्स शो अवेयरनेस टुवर्ड्स देयर सराउंडिंग्स, तो ये ठीक है, क्योंकि कॉन्शियसनेस सारे के सारे लिविंग बींग्स में देखने को मिलती है। कॉन्शियसनेस मतलब ये होता है अवेयरनेस, तो ये भी ट्रू है। तो इसका मतलब कितनी सही है, इसमें से 3 सही है, विच इज़ बी, सी एंड डी। तो ऑप्शन। तो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिलेक्ट द टैक्सा ऑफ सेम कैटेगरी लेवल फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। मतलब क्या बोल रहा है इसके अंदर? इसके अंदर वो ये बोल रहा है कि हमें सेम लेवल के, यानी कि हमें सेम लेवल के टैक्सा को सिलेक्ट करना है। कि मतलब जैसे हमने पहले बात की थी हायरार्की के बारे में। हायरार्की मतलब कोई लोअर लेवल पे है, कोई अपर लेवल पे है। जब बात करते हैं कि सेम लेवल, यानी कि मान लो कि एक स्पीशी डाइकोटिलिडने है, ठीक है, एक स्पीशी डाइकॉट होती है, एक होती है मोनोकॉट। तो वो कौन सी क्लास में, वो क्लास में आके डिवाइड होती है कि एक डाइकोटिलिडने क्लास है और एक मोनोकोटिलिडने क्लास है। तो सिंस दे बोथ आर क्लासेस, दे विल बी ऑन द सेम लेवल। जो कैटेगरीज सेम लेवल पे होती है, मतलब कि मान लो 2 ऑर्डर है तो वो दोनों सेम लेवल पे है। 2 ऑर्गेनिजम्स की बात हो रही है, बस इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म, तो वो सेम लेवल पे है। यानी कि सेम लेवल की कैटेगरी हमें बतानी है इसमें। जैसे कि मैन, कैट, एनिमल एंड इंसेक्ट्स। यहाँ पे अगर हम देखें तो मैन, कैट तो एक साथ आ जाएंगे, क्योंकि हमें इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म की बात कर रहे हैं। उसके ऊपर इंसेक्ट्स एक हायर लेवल की कैटेगरी होती है थोड़ी सी, और एनिमल्स में इंसेक्ट्स आते हैं, और इंसेक्ट्स के अंदर दूसरे ऑर्गेनिजम्स आते हैं, और मैन तो उससे भी, क्योंकि हम इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म की बात कर रहे हैं तो वो उससे भी लोअर लेवल की कैटेगरी की बात हो गई। तो एनिमल्स में ये सारे आएंगे बचे हुए, तो एनिमल एक हायर लेवल की कैटेगरी हो गई और बाकी सारे लोअर लेवल के हो गए। वैसे ही पोटैटो, स्वीट पोटैटो, मैंगो एंड डाइकॉट्स। डाइकॉट एक ऐसी क्लास है जिसके अंदर मैंगो आता है, यानी कि डाइकॉट तो एक कैटेगरी है जिसके अंदर मैंगो आ रहा है। तो डाइकॉट अपने में भी टैक्सा है, मैंगो भी, मतलब सब अपने में टैक्सा ही है। लेकिन डाइकॉट के अंदर और भी दूसरे ऑर्गेनिजम्स आ रहे हैं अलॉन्ग विद मैंगो। मैंगो एक लोअर लेवल की कैटेगरी हो गई। स्वीट पोटैटो और पोटैटो जितनी, यानी कि ये तीनों इंडिविजुअल प्लांट्स हैं, तो इंडिविजुअली ये तीनों आ गए एक ही लेवल पे। उसके ऊपर आ गए डाइकॉट, क्योंकि डाइकॉट जो है वो हायर कैटेगरी हो गई, क्योंकि डाइकॉट जो है उसमें हम बात करते हैं कि क्लास तक आता है वो। उसके बाद आता है फेलिडे, कार्निवोरा एंड प्राइमेटा। तो ये पता होना चाहिए कि क्या है। फेलिडे क्या है? ये एक फैमिली है। कार्निवोरा क्या है? ये एक ऑर्डर है। उसके बाद प्राइमेटा क्या है? प्राइमेटा भी एक ऑर्डर है। यानी कि ये दोनों तो ऑर्डर है, लेकिन फेलिडे फैमिली है। ऑर्डर जो है वो हायर लेवल पे होता है और फैमिली जो है वो लोअर लेवल पे होता है इन हायरार्कियल सिस्टम। इसका मतलब ये क्या है? ये भी सेम लेवल की कैटेगरीज नहीं है। मॉस, ठीक है, मॉस एक लेवल पे आ गया। ग्रीन अलगी उसी लेवल पे आ गई। डाइकॉट्स, तो डाइकॉट्स और मैमल्स, तो डाइकॉट भी हमारे पास क्लास ही होती है, मैमल भी हमारे पास क्लास ही है। ग्रीन अलगी भी क्लास है और मॉस भी क्लास है।
तो क्योंकि ये सारी की सारी क्लासेस है तो ये सेम कैटेगरी लेवल पे आएंगी। तो ग्रीन एल्गी में जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे ये होता है क्लोरोफाइसी, ठीक है, ग्रीन एल्गी को क्लोरोफाइसी बोलते हैं, तो ये भी एक क्लास ही होती है, ठीक है। बाकी डाइकॉट्स और मैमल्स भी क्लासेस ही हैं और मॉस भी एक क्लास है। तो इसलिए क्योंकि ये सारी की सारी क्लासेस है, मॉस, ग्रीन एल्गी, डाइकॉट एंड मैमल्स, इसका मतलब ये है कि ये सेम लेवल पे है कैटेगरीज, ठीक है। तो ये अब समझ आ गया होगा कि सेम लेवल पे होने का मतलब क्या है, कि जब सारी क्लासेस हो तो मतलब वो सेम लेवल पे है, और ये नीट में भी पूछा जा सकता है। फिर आता है अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज इनकरेक्टली मैच्ड। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन है मैंगीफेरा इंडिका, जिसमें हमें स्पीशीज़ में दिया हुआ है, तो ठीक है, मैंगो, ये मैंगो होता है, तो ठीक है, अगर इसको स्पीशीज़ में दिया हुआ है तो अभी हम इसको गलत नहीं बोल सकते। क्या होमिनिडे फैमिली है, ये भी बिल्कुल ठीक है, जो होमोसेपियंस है उनकी फैमिली होमिनिडे होती है। डिप्टेरा क्लास, ये गलत है क्योंकि ये ऑर्डर होता है, डिप्टेरा इज ऑर्डर नॉट क्लास, ओके। देखो यहाँ पे अगर मैं बताऊँ ये चीज़, तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी कि जो हमारा डिप्टेरा है वो ऑर्डर है, ठीक है। इंसेक्टा क्लास है इन केस ऑफ हाउस फ्लाई, होमिनिडे फैमिली ही है, ठीक है। और क्या क्या था उसके अंदर, मैंगीफेरा इंडिका तो मैंगो की स्पीशीज़ ही होती है एक, ठीक है। तो आई होप ये सारी चीज़ें क्लियर हो यहाँ से। तो मैंगीफेरा इंडिका स्पीशीज़ हो गई, होमिनिडे फैमिली हो गई, डिप्टेरा इज़ ऑर्डर नॉट क्लास। और जिम्नोस्पर्म में जैसे हमने देखा था जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, ये क्या हो जाती है, ये हो जाती है डिवीजन, तो ये भी बिल्कुल सही है। तो इसके अंदर जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर 3 होगा। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग विल हैव मोर नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टर्स, यानी कि किसके अंदर ज़्यादा कॉमन कैरेक्टर्स होंगे। तो पहले अगर मैं वाला कॉन्सेप्ट थोड़ा सा बताऊँ तो हमें पता है कि जब हम स्पीशीज़ टू, मान लो यहाँ पे स्पीशीज़ है, यहाँ पे किंगडम है, और इसके अंदर ऊपर जाते हुए हायरार्किकल लेवल ऊपर होता जा रहा है, ठीक है, इंक्रीज होता जा रहा है, असेंडिंग ऑर्डर में जा रहे हैं हम फ्रॉम स्पीशीज़ टू किंगडम। तो हमें पता है कि स्पीशीज़ में क्योंकि ऑर्गेनिजम्स सेम होते हैं, सिमिलर होते हैं, तो मतलब उसके अंदर ज़्यादा कॉमन कैरेक्टरिस्टिक हो के आपस में, और जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे तो उसके अंदर जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स, वो कम होने लग जाती है, यानी कि जो सिमिलैरिटीज़ होती है वो कम होने लग जाती है, क्योंकि नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स बढ़ जाते हैं, हर एक टाइप का ऑर्गेनिज्म फिर उसके अंदर आ जाता है। जैसे कि प्लांट किंगडम है और मैंगीफेरा इंडिका हमने एग्जाम्पल ले लिया, तो मैंगीफेरा इंडिका में तो सारे मैंगो सेम ही होंगे ना, क्योंकि वो स्पीशीज़ एक है। लेकिन अगर हम बात करें ऊपर जाके, जब हम ऊपर जाते हैं, या फिर सिमिलर होंगे हम गैस कर, लेकिन जब हम ऊपर जाते हैं, जब हम किंगडम की बात करते हैं, तो वो मैंगीफेरा इंडिका प्लांट किंगडम में आता है विद मेनी अदर काइंड्स, इनफैक्ट ऑल द काइंड्स ऑफ प्लांट स्पीशीज इन इट। तो क्योंकि अब उसके अंदर सारी काइंड्स ऑफ प्लांट स्पीशीज आ गई, तो ऑब्वियसली उसके अंदर नंबर ऑफ सिमिलैरिटीज़ जो अलग अलग ऑर्गेनिज्म के बीच में होगी वो भी कम होती रहेगी। इसका मतलब ये है कि नीचे ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ होती है और ऊपर जाते जाते सिमिलैरिटीज़ जो है वो कम होती जाती है, क्योंकि उसके अंदर फिर ज़्यादा अलग अलग टाइप्स ऑफ स्पीशीज़ एंड फैमिलीज एंड जीनसेस सब आ जाते हैं, अलग अलग काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स आ जाते हैं। तो यहाँ पे आप क्या बोलोगे, अब इसके अंदर आंसर अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनेरा होगा। ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनेरा क्या होता है, फैमिली, तो इसके अंदर हायरार्किकल सिस्टम पूरा याद होना चाहिए। अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीशीज़ होता है जीनस, अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड फैमिली होता है ऑर्डर, और ग्रुप ऑफ रिलेटेड ऑर्डर होती है क्लास। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो सबसे कॉमन कैरेक्टरिस्टिक सबसे ज़्यादा बोला उसने, तो सबसे ज़्यादा तो अगर हम पूरे हायरार्किकल सिस्टम याद करते हो तो ऑब्वियसली जीनस सबसे नीचे आता है, और अगर इन सब में से देखेंगे तो क्लास सबसे ऊपर आएगा। तो सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स जीनस में होगी और सबसे कम नंबर क्लास में होगी, तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर 2। अगला क्वेश्चन है द मोस्ट ऑब्वियस एंड टेक्निकली कॉम्प्लिकेटेड फीचर इज़। तो ये तो देखो मतलब डायरेक्ट एनसीईआरटी की लाइन है और काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन भी है, क्योंकि ये पैराग्राफ ओवरऑल ही थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है एनसीईआरटी के हिसाब से, लेकिन क्योंकि अब ये पार्ट थोड़ा डिलीट हो चुका है तो चांसेस थोड़े कम ही हैं इसके आने के, पर हम देखते हैं। तो इसमें लिखा है कि सबसे ऑब्वियस और टेक्निकली कॉम्प्लिकेटेड फीचर क्या है और वो किस में प्रेजेंट है। तो ऑब्वियस सी बात है, ये तो हमें पता ही है कि सबसे टेक्निकली कॉम्प्लिकेटेड फीचर जो है वो कॉन्शियसनेस है, जो कि प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स दोनों में प्रेजेंट होती है, यानी कि सिंपलेस्ट प्रोकैरियोट से मोस्ट कॉम्प्लेक्स यूकैरियोट्स तक सब में कॉन्शियसनेस की प्रॉपर्टी होती है अगर वो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो।
और यहाँ पे ये वाला क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे सेल्फ कॉन्शियसनेस लिखा है जो कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट की बात की हुई है, जबकि ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि सेल्फ कॉन्शियसनेस सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन बींग्स में ही होती है, सारे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में नहीं होती। तो ये दोनों ऑप्शन से आपस में भी मैच नहीं कर रहे, इसीलिए ये वाला गलत हो जाएगा और इसका करेक्ट ऑप्शन यही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनिमल्स लाइक फिशेस, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स कॉन्स्टिट्यूट द नेक्स्ट हायर कैटेगरी कॉल्ड। तो इस क्वेश्चन का आंसर पता होने के लिए सबसे पहले हमें ये पता करना पड़ेगा कि जो फिशेस, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स और बर्ड्स है ये कौन सी कैटेगरी में लाई करते हैं, तभी हम इसकी नेक्स्ट कैटेगरी बता पाएंगे। तो हमें पता है कि एव्स, रेप्टाइल्स, मैमल्स, एम्फीबियंस, फिशेस, इन सब की जो ओवरऑल कैटेगरी है ये है क्लास, मतलब ये सारी क्लासेस है अलग अलग। तो क्लास के ऊपर वाली जो नेक्स्ट कैटेगरी होती है वो होती है फाइलम। तो सबसे पहले हमें पता है स्पीशीज़ है, उसके बाद जीनस, फैमिली, देन ऑर्डर, क्लास, फाइलम एंड देन किंगडम। तो इसीलिए हमें यहाँ पे ये पता लग जाएगा कि इसका जो आंसर होना चाहिए वो फाइलम होना चाहिए। तो अब आप बोलोगे कि इसका आंसर तो डिवीजन भी हो सकता है, क्योंकि फाइलम और डिवीजन तो लेवल की कैटेगरीज हैं, लेकिन हमें ये पता होना चाहिए ना कि एनिमल्स के ग्रुप को फाइलम बोलते हैं और प्लांट्स ग्रुप को डिवीजन बोलते हैं, और यहाँ पे जितने भी हमें दिए हुए हैं वो सारे के सारे एनिमल्स हैं, तो ऑब्वियसली इसमें फाइलम ही करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विद रिस्पेक्ट टू द फॉलोइंग टैक्सोनॉमिक एड्स हाउ मेनी एसोसिएटेड विद प्रिजर्वेशन ऑफ प्लांट्स। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि इसमें जो सारे टैक्सोनॉमिकल एड्स दिए हुए हैं इसमें से कौन से प्लांट्स के प्रिजर्वेशन के लिए एसोसिएटेड है और कौन से एनिमल्स के प्रिजर्वेशन के लिए एसोसिएटेड है। तो हमें पता है कि प्लांट्स के लिए जो प्रिजर्वेशन के लिए एसोसिएटेड है वो हो सकते हैं हमारा म्यूज़ियम, क्योंकि म्यूज़ियम में प्लांट्स भी होते हैं और एनिमल्स भी होते हैं, तो हम यहाँ पे ब्रैकेट में पी लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद अभी हम सिर्फ क्योंकि प्लांट्स की बात कर रहे हैं, उसके बाद आता है बोटानिकल गार्डन्स, तो ये भी हमें पता है प्लांट्स के लिए ही एसोसिएटेड है। मैनुअल्स तो जैसे किसी भी एरिया में जो स्पीशीज़ होती है उसके आइडेंटिफिकेशन के लिए इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, तो मैनुअल किसी भी स्पीशी के लिए हो सकता है, वो विद रिस्पेक्ट टू एनिमल या प्लांट नहीं होता, तो यहाँ पे ये तो नहीं कंसिडर करेंगे। फिर आता है हर्बेरिया, हर्बेरिया में पता है कि ये सो प्लांट्स के लिए ही होता है, तो ये स्पेसिफिकली प्लांट्स के लिए। अच्छा म्यूज़ियम ना, यहाँ पे हम म्यूज़ियम को क्या लेंगे कि म्यूज़ियम में भी कोई ऐसा स्पेसिफिक नहीं है कि वो सिर्फ प्लांट के लिए या फिर सिर्फ एनिमल के लिए हो सकता है, तो ये दोनों में आएगा, तो हम ऑप्शन के हिसाब से देखेंगे। लेकिन बोटानिकल गार्डन और हर्बेरिया तो पक्का प्लांट के लिए ही होते हैं, और वहीं अगर हम एनिमल्स की बात करें तो जूलॉजिकल पार्क प्रॉपर एनिमल के लिए होता है, ठीक है। तो यही है जो कि सिर्फ प्रॉपर एनिमल के लिए होता है। अगर हम ऑप्शंस के हिसाब से चेक करें यहाँ पे, तो हमें ये पता है कि जो प्लांट है यानी कि ए वाले पार्ट पे ई पक्का होना चाहिए और सी पक्का होना चाहिए, और हमें ये भी पता है कि क्योंकि म्यूज़ियम के अंदर दोनों प्लांट और एनिमल की होती है, तो यहाँ पे हम प्लांट भी लिख लेते हैं और एनिमल भी लिख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे प्लांट की भी होती है और एनिमल की भी होती है। तो म्यूज़ियम बी दोनों में हो सकता है, तो यहाँ पे देखो बी दोनों में ऑप्शन होगा, तो यहाँ पे ये वाला गलत होगा, ठीक है। बी होना चाहिए दोनों में, तो बाकी तीनों में से हो सकता है। अभी हम इस बेसिस पे हमने फोर्थ को एलिमिनेट कर दिया। फिर जूलॉजिकल पार्क पक्का होना चाहिए एनिमल के केस में, यानी कि ए तो उसमें पक्का होना ही चाहिए, ठीक है। तो ए होना चाहिए, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 ही करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि और किसी में भी ए नहीं है। उसके अलावा हमें भी पता है कि एनिमल में स्पेसिफिकली सिर्फ डी नहीं यूज़ होना चाहिए, और ए ऑप्शन में है ही, ए प्रॉपर एनिमल का है तो वो तो होना ही चाहिए, तो इसलिए ऑप्शन नंबर 1 ही करेक्ट होगा। क्योंकि हम देखो, अब देखो यहाँ पे प्लांट के लिए म्यूज़ियम भी हो सकता है और बोटानिकल गार्डन्स भी हो सकता है। हर्बेरिया ना होना उस ऑप्शन को गलत नहीं माना जाता, जो उसमें है वो सही होने चाहिए प्लांट के लिए, बस ये बात है। उसके अलावा एनिमल्स के लिए भी हम जूलॉजिकल पार्क्स भी बोल सकते हैं और म्यूज़ियम भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो मोस्ट अप्रोप्रिएट जो होना चाहिए वो फर्स्ट ही होना चाहिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन टैक्सोनॉमिक कीज द पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर इज कॉल्ड एज लीड। तो ये गलत स्टेटमेंट है। हर एक स्टेटमेंट को जो कपलेट में होती है उसको हम लीड बोलते हैं, और दोनों के पेयर को, जो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर का पेयर है उसको हम कपलेट बोलते हैं। तो बेसिकली कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर के पेयर को कपलेट बोलते हैं और उसके अंदर जो हर एक स्टेटमेंट है उसको लीड बोलते हैं।
तो फर्स्ट ऑप्शन गलत। नेक्स्ट है स्टेटमेंट्स आर एनालिटिकल इन नेचर, तो ये तो ठीक है, इससे हम एनालिसिस कर पाते हैं ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स के बेसिस पे, या फिर हम बेसिकली एनालिसिस कर पाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कि कौन सा ऑप्शन, जो दोनों कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स हैं उनमें से कौन सा रिजेक्ट होता है और कौन सा एक्सेप्ट होता है। तो स्टेटमेंट्स एनालिटिकल होती है नेचर में। नेक्स्ट स्टेटमेंट है ईच कैरेक्टर हैज़ जनरली मोर देन 2 चॉइसेस, तो हर एक कैरेक्टर में 2 से ज़्यादा चॉइस होती है, तो ये गलत है। हर एक कैरेक्टर की सिर्फ 2 चॉइस होती है, जिसमें से एक एक्सेप्ट होती है और एक रिजेक्ट होती है। 2 से ज़्यादा चॉइसेस कभी भी नहीं होती, वरना फिर हम एनालिसिस नहीं कर पाते अच्छे से। तो ये वाला हो जाएगा गलत। तो इसमें हमारे पास सही स्टेटमेंट सिर्फ और सिर्फ सेकेंड है। तो ऑब्वियसली अगर एक ही स्टेटमेंट से ये तो मोर देन 1 ऑप्शन इज़ करेक्ट भी गलत ही हो जाएगा। वैसे तो जो यहाँ पे एक्चुअल स्टेटमेंट है उसमें स्टेटमेंट की जगह पे की होना चाहिए था, पर यहाँ पे स्टेटमेंट भी एक करेक्ट ऑप्शन ही होगा, क्योंकि सबसे अप्रोप्रिएट ऑप्शन ही यही करेक्ट बन रहा है, बाकी सारे तो गलत ही लग रहे हैं। यहाँ पे लीड की जगह पे यहाँ पे कपलेट होना चाहिए था, और जो थर्ड ऑप्शन है उसके अंदर हर एक कैरेक्टर के 2 से ज़्यादा चॉइसेस नहीं होते, सिर्फ 2 ही चॉइसेस होते हैं। ठीक है, तो सेकंड ऑप्शन ही सही हो। अगला क्वेश्चन में हमें बेसिकली करेक्ट मैच ढूंढना है। तो सबसे पहली स्टेटमेंट देखते हैं, इंडेक्स टू द प्लांट स्पीशीज़ इन अ पर्टिकुलर एरिया, यानी कि प्लांट स्पीशी का एक पर्टिकुलर एरिया में जो इंडेक्स प्रोवाइड करता है, यानी कि सारे के सारे प्लांट स्पीशीज़ के बारे में जो हमें बताता है एक पर्टिकुलर एरिया के, वो क्या है, नाम से पता लगता है फ्लोरा। फ्लोरा मतलब ही होता है प्लांट्स के बारे में। ठीक है, उसके बाद आता है अल्फ़ाबेटिकल अरेंजमेंट ऑफ स्पीशीज़। तो क्योंकि अभी हमें एनसीईआरटी में कहीं नहीं दिया हुआ, तो एक बार हम इसको होल्ड पे डालेंगे। तो इसमें बेसिकली यही तरीका होता है आपके क्वेश्चन को सॉल्व करने का। मान लो बीच में कोई एक ऐसी स्टेटमेंट है जो हमें नहीं पता है, एनसीईआरटी में नहीं दी हुई, तो उस स्टेटमेंट तक कैसे पहुँचे, बाकी ऑप्शंस को सही करके, यानी कि तभी मतलब जब हम बाकी सब कुछ पता, मान लो उस एक स्टेटमेंट को हमने छोड़ दिया, तो बाकियों को तो हम देख सकते हैं ना, उससे हम करेक्ट मैच निकाल सकते हैं। तो दिस इज़ द वे जिसमें हम नहीं भी थोड़ा सा हमें आता हो, बाहर का भी हो, तो भी हम करेक्ट ऑप्शन तक जा सकते हैं। तो यहाँ पे अगली स्टेटमेंट है इन्फॉर्मेशन ऑफ एनी वन टैक्सॉन। तो एक टैक्सॉन के बारे में इन्फॉर्मेशन कौन प्रोवाइड करता है, सिर्फ एक के बारे में, तो वो हमें नाम से ही पता लग रहा है, मोनो मतलब ही होता है एक, तो इससे हमें मोनोग्राफ्स हमें सिर्फ एक टैक्सॉन के बारे में इन्फॉर्मेशन देते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है इन्फॉर्मेशन ऑफ आइडेंटिफिकेशन ऑफ नेम्स ऑफ स्पीशीज़ फाउंड इन एन एरिया, यानी कि एक पर्टिकुलर एरिया में जितनी भी स्पीशीज़ है, चाहे वो प्लांट की हो, एनिमल की हो, उसका जो इन्फॉर्मेशन, उसकी जो आइडेंटिफिकेशन है, वो कौन प्रोवाइड करता है। किसी भी एरिया के अंदर जितने भी सारी स्पीशीज़ है, उनके आइडेंटिफिकेशन की इन्फॉर्मेशन हमें कौन देता है, मैनुअल्स। तो ये भी एनसीईआरटी में ही दिया हुआ है कि मैनुअल जो है वो हमें एक एरिया के जितने भी स्पीशीज़ हैं उनकी आइडेंटिफिकेशन के लिए इन्फॉर्मेशन देता है, यानी कि उनको आइडेंटिफाई करता है। कि अगर हमें मान लो कोई एक ऐसा पर्टिकुलर प्लांट या एनिमल है जिसको मुझे आइडेंटिफाई करना है, तो उसकी इन्फॉर्मेशन मुझे मैनुअल से मिल जाएगी उस पर्टिकुलर एरिया के लिए। तो ये हो गया इसका। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब जो अल्फ़ाबेटिकल अरेंजमेंट ऑफ स्पीशीज़ है, ये कौन सा हुआ, कैटलॉग। तो ये वाली एक हमें इन्फॉर्मेशन पता लग गई क्वेश्चंस के थ्रू। तो यही होता है, अगर हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो हमें नई नई चीज़ों के बारे में पता लगता है। तो इन केस अगर उस पार्ट से आ जाता है तो हमें ईजी होता है करना, क्योंकि देखो एनसीईआरटी है जो पुराने वाली, उसके अंदर कैटलॉग्स नाम तो लिया हुआ है, पर उसके बारे में ये नहीं बताया कि वो क्या करता है, तो वो चीज़ हमें यहाँ से पता लग गई। अब वो क्वेश्चन तो पूछ ही सकता है कैटलॉग से रिलेटेड, क्योंकि नाम एनसीईआरटी में है, तो हमें हर एक वर्ड की डिटेल पता होनी चाहिए कि कौन सा क्या हमें प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, तो इसमें अगर हम यहाँ पे ऑप्शन बनाएं तो ये देखो, ए का हो जाएगा 4th, ठीक है, बी का हो जाएगा बी का हो जाएगा 3rd, तो ए का 4th, बी का 3rd, फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट है चूज़ द करेक्ट मैच, फ्लोरा, एक्चुअल अकाउंट ऑफ हैबिटेट एंड डिस्ट्रीब्यूशन। तो यहाँ पे क्या बोल रही है कि ये एक्चुअल अकाउंट है हैबिटेट और डिस्ट्रीब्यूशन का। ओके, नेक्स्ट देखते हैं पहले ऑप्शन, मोनोग्राफ्स।
मोनोग्राफ क्या है? इन्फॉर्मेशन फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ नेम्स ऑफ डिफरेंट स्पीशीज़। तो ये गलत है, क्योंकि हमें पता है कि मोनोग्राफ सिर्फ और सिर्फ एक टैक्सॉन के बारे में हमें सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने वाला है, तो ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये अलग अलग स्पीशीज़ के बारे में थोड़ी देता है हमें, तो ये गलत हो जाएगा। मैनुअल क्या है? अल्फ़ाबेटिकल एंड ऑर्डर्ड लिस्टिंग ऑफ स्पीशीज़, ये भी गलत है। अभी हमने पिछले क्वेश्चन में ही देखा कि अल्फ़ाबेटिकल लिस्टिंग ऑफ स्पीशीज़ जो है वो कैटलॉग्स होती है, ना कि मैनुअल। मैनुअल तो हमें उनकी आइडेंटिफिकेशन की इन्फॉर्मेशन देता है, तो यहाँ पे मैनुअल भी गलत हो गया। तो ये देखो कैसे दोनों क्वेश्चंस आपस में एसोसिएटेड थे कुछ कुछ, क्योंकि यहाँ पे हमें दोनों में कैटलॉग्स के बारे में पता लगा। और यहाँ पे कैटलॉग में क्या दिया हुआ है? इन्फॉर्मेशन अबाउट एनी वन टैक्सॉन, तो ये क्या था? ये तो मोनोग्राफ था, तो ये भी गलत हो जाएगा, यानी कि यही एकदम करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। फ्लोरा क्या करता है? फ्लोरा हमें प्लांट्स के, मतलब एक पर्टिकुलर एरिया में प्लांट के क्या एक्चुअली में हैबिटेट है और वो किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है, उसके बारे में इन्फॉर्मेशन देता है, तो ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल बोटानिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट इज़ लोकेटेड एट। तो ये तो देखो डायरेक्ट एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है, तो यहाँ पे नेशनल बोटानिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट के बारे में पूछा हुआ है, और ये पुरानी एनसीईआरटी में था, ठीक है। तो ये वाला हमारा लखनऊ में होता है, लखनऊ यूपी, तो दिस इज़ द करेक्ट ऑप्शन। तो यहाँ पे देखो ये पुरानी एनसीईआरटी में यहाँ पे था। तो बोटानिकल गार्डन्स अगर हम कुछ फेमस की बात करते हैं तो क्यू है इंग्लैंड में, इंडियन बोटानिकल गार्डन हावड़ा इंडिया में है, और नेशनल बोटानिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ इंडिया में है। ये दोनों हमारे इंडिया के हैं, और ये सिर्फ एक क्यू वाला है जो कि इंग्लैंड का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्विक रेफरल सिस्टम इन टैक्सोनॉमिक स्टडीज़ इज़। तो देखो ये तो मैं बताऊँ आपको, ये क्विक रेफरल सिस्टम इस पर्टिकुलर वर्ड से ही समझ जाना चाहिए कि ये हर्बेरिया की बात कर रहा है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ हर्बेरिया वाले टॉपिक में ही ये वर्ड पर्टिकुलरली दिया हुआ है। क्विक रेफरल सिस्टम की तरह हर्बेरिया सर्व करता है। तो हम एक बार ऑप्शंस के हिसाब से देखते हैं। स्पेशलाइज्ड गार्डन्स विद लिविंग प्लांट स्पेसिमेंट्स, तो यहाँ पे स्पेशलाइज्ड गार्डन, तो ये वाला किसके बारे में बात कर रहा है? ये वाला ऑप्शन बात कर रहा है बोटानिकल गार्डन के बारे में, जो कि गलत है। ये क्विक रेफरल सिस्टम की तरह नहीं, बल्कि हर्बेरिया क्विक रेफरल सिस्टम की तरह सर्व करता है, तो ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है, स्टोर हाउस ऑफ कलेक्टेड प्लांट स्पेसिमेंट्स दैट आर ड्राइड, प्रेस्ड एंड प्रिजर्व्ड ऑन शीट। तो ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। यही मतलब हर्बेरिया में क्या होता है, जो प्लांट्स होते हैं वो प्रॉपरली ड्राई, प्रेस और प्रिजर्व किए जाते हैं शीट्स पे, और उसका पूरा एक कलेक्टेड वहाँ पे स्टोर हाउस होता है वो, ठीक है। तो सेकंड ऑप्शन ही करेक्ट होगा इसमें। नेक्स्ट है, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड आइडेंटिफाई द टैक्सोनॉमिक एड्स। तो यहाँ पे हमें स्टेटमेंट को पढ़ना है और उस बेसिस पे बताना है कि कौन सा टैक्सोनॉमिकल एड है। फर्स्ट स्टेटमेंट है, कलेक्शन ऑफ प्रिजर्व्ड प्लांट्स एंड एनिमल्स फॉर रेफरेंस, यानी कि प्लांट्स और एनिमल्स की कलेक्शन की जाती है रेफरेंस के लिए। तो ये क्या है? ये तो म्यूज़ियम है। म्यूज़ियम में ही तो दोनों प्लांट्स और एनिमल्स रखे जाते हैं रेफरेंस के लिए। एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में होते हैं ये म्यूज़ियम्स, ये सब हमने देखा था। नेक्स्ट स्टेटमेंट देखो, यहाँ पे ना हम थोड़े से हमें सारे स्टेटमेंट्स पढ़ते हैं और फिर देखते हैं कि हर एक स्टेटमेंट में हमें कौन से टैक्सोनॉमिकल एड के बारे में दिया हुआ है। तो हम एक एक स्टेटमेंट पढ़ के देखते हैं। तो सबसे पहले हमने पढ़ ही लिया है, कलेक्शन ऑफ प्रिजर्व प्लांट्स एंड एनिमल्स फॉर रेफरेंस इन म्यूजियम है। सेकेंड स्टेटमेंट है, ऑफन हैव कलेक्शन ऑफ स्केलेटन ऑफ एनिमल्स। तो स्केलेटन्स भी हमने पढ़ा था कि वो म्यूजियम में ही होते हैं। फिर आता है, वाइल्ड प्लांट्स आर केप्ट इन प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट। तो ये है वाइल्ड प्लांट्स के बारे में, तो ये लिविंग प्लांट्स की बात कर रहा है और वाइल्ड है, तो ये वाला हमारे पास किस में हो गया? बोटानिकल गार्डन्स में हो गया। नेक्स्ट है, इंसेक्ट्स आर केप्ट इन इंसेक्ट बॉक्सेस। तो ये भी म्यूजियम में ही एक प्रिजर्वेशन की टेक्निक है। और लास्ट स्टेटमेंट है, अनेबल अस टू लर्न देयर फूड हैबिट्स एंड बिहेवियर। तो ये तो एनिमल्स के बारे में बात की जा रही है ना, कि हमें एनिमल्स के फूड हैबिट्स और बिहेवियर के बारे में पता लगता है। तो वो किस में पता लगता है? जूलॉजिकल गार्डन्स में पता लगता है, क्योंकि वहाँ पे हम एनिमल को प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट में रखते हैं, केयर करते हैं उनकी, और उनको बेस्ट नेचुरल एनवायरनमेंट जैसा ही एनवायरनमेंट प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं। तो देखते हैं अब यहाँ पे ऑप्शंस क्या क्या दिए हुए हैं। हमें सिर्फ जूलॉजिकल पार्क और म्यूज़ियम के बारे में बताना है, बोटानिकल गार्डन के बारे में नहीं बताना। तो यहाँ पे आ जाता है ए ऑप्शन, बी एंड डी, दे आर म्यूज़ियम वाले।
जो कि सिर्फ और सिर्फ इसमें दिया हुआ है, तो ऑब्वियसली करेक्ट इन्फॉर्मेशन हो जाएगा। और जो जूलॉजिकल पार्क्स के लिए दिया हुआ है वो सी एंड ई दिया हुआ है, तो ये हो गया सी और ये हो गया ई। एक्चुअली में मेरे को पता क्या लग रहा है कि यहाँ पे बोटानिकल गार्डन नहीं जूलॉजिकल गार्डन होना चाहिए था, और यहाँ पे प्लांट्स की जगह पे एनिमल्स होना चाहिए था। ठीक है, तो इसको कंसिडर कर लेना कि यहाँ पे एनिमल्स, क्योंकि करेक्ट ऑप्शन ही सिर्फ वही बैठ सकता है और कोई फिर करेक्ट ऑप्शन होगा नहीं। कि वाइल्ड एनिमल्स आर केप्ट इन प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट, तो यहाँ पे ये एनिमल्स होना चाहिए था और ये जूलॉजिकल पार्क के अंदर होना चाहिए था। तो फिर इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो फोर्थ ऑप्शन ही बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोएस्ट एंड हाईएस्ट कैटेगरी ऑफ क्लासिफिकेशन इज, तो बहुत ईजी क्वेश्चन है तो मुझे बताने की भी ज़रूरत नहीं है। लोएस्ट स्पीशीज़ है, हाईएस्ट किंगडम है, सेकेंड ऑप्शन। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग हैव मैक्सिमम कॉमन कैरेक्टर्स, तो हमें ये बात पता है कि जैसे जैसे हम लोएस्ट से हाईएस्ट कैटेगरी पे जाते हैं कॉमन कैरेक्टर्स जो है वो कम होते रहते हैं, तो हमें सबसे लोअर कैटेगरी देखनी पड़ेगी अगर हमें मैक्सिमम कॉमन कैरेक्टर्स चाहिए तो कौन से ऐसे दो है जो आपस में सबसे ज़्यादा कॉमन कैरेक्टर शेयर करते हैं। देखो फेलिडे और कैनिडे ये दोनों के दोनों क्या है, फैमिलीज़ है, तो ये भी फैमिली है ये भी फैमिली है, जो कि मिला के एक ऑर्डर में आता है। पोटैटो और ब्रिंजल दोनों के दोनों स्पीशीज़ हैं जो कि मिला के एक जीनस में आते हैं। कार्निवोर और पिट्यूना दोनों के दोनों अलग ऑर्डर है जो कि मिला के एक क्लास में आते हैं, तो ये दोनों ऑर्डर्स है। एंड दतुरा और पेट्यूनिया दोनों जीनस है जो कि मिला के एक फैमिली में आते हैं। तो यहाँ पे हम ये बोल सकते हैं कि कौन सी ऐसी लोएस्ट कैटेगरी है जहाँ पे दोनों शेयर हो रहे हैं, तो ऑब्वियसली वो फिर जीनस हो गया। पोटैटो और ब्रिंजल आपस में सबसे ज़्यादा सिमिलैरिटी शेयर करेंगे क्योंकि वो एक जीनस में आते हैं, और बाकी सबकी कैटेगरी फिर हायर होती जा रही है जिसकी वजह से उनके बीच के कॉमन कैरेक्टर्स कम होते रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग टैक्सोनॉमिक कैटेगरी हैज़ मैक्सिमम नंबर ऑफ जनरल कैरेक्टर्स। वही फिर से वही बात आ गई कि मैक्सिमम कॉमन कैरेक्टर्स किस में होंगे, तो सबसे लोएस्ट कैटेगरी वाले में होंगे, और सबसे लोएस्ट कौन सा है इसमें से, जीनस है, तो ऑब्वियसली यही करेक्ट हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफरेंट टैक्सा एट सेम लेवल इज एग्जाम्प्लीफाइड बाय, यानी कि कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसमें हम अलग अलग टैक्सा देख रहे हैं लेकिन वो अलग अलग टैक्सा सेम लेवल को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो देखो एनिमल, मैमल और कैट। कैट हो गया सबसे छोटा, उसके ऊपर कैट आता है मैमल में और मैमल आता है एनिमल में, तो डेफिनेटली ये सेम लेवल तो नहीं हुआ। फिर आता है राइस, ग्रास और प्लांट्स। राइस और ग्रास एक ऐसी कैटेगरी है जो कि मिला के प्लांट में ही आएगी ना, तो ऑब्वियसली ये भी सेम लेवल पे नहीं हुआ। टाइगर, लायन और लेपर्ड ये हो सकता है करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि ये तीनों के तीनों ही स्पीशीज़ हैं, जिसमें हम टाइगर का जो साइंटिफिक नेम है वो टिग्रिस है, लायन का लियो है और लेपर्ड का पार्डस है। तो ये तीनों के तीनों ही स्पीशीज़ हैं जो कि एक जीनस में आते हैं जिसको हम बोलते हैं पैंथेरा। ठीक है, तो ये तीनों अलग अलग टैक्सा है, अलग अलग ऑर्गेनिजम्स है, लेकिन सेम लेवल पे है क्योंकि तीनों ही स्पीशीज़ हैं। फिर नेक्स्ट है इंसेक्ट्स, प्राइमेट्स और कॉर्डेट्स। तो ये भी नहीं होगा क्योंकि कॉर्डेट होता है फाइलम, इंसेक्ट होता है क्लास और प्राइमेट हो गया ऑर्डर। ठीक है, तो ये तीनों अलग अलग कैटेगरी हो जाएंगी, तो ऑप्शन नंबर 3 विल बी द करेक्ट ऑप्शन। फिर आता है मैच द कॉलम। तो यहाँ पे ये वाला भी इम्पॉर्टेंट था, या फिर मतलब क्योंकि अब तो डिलीटेड है तो इतना बोल नहीं सकते, लेकिन हाँ यहाँ पे हमें रिप्रोडक्शन की टेक्निक्स बतानी है हर एक ऑर्गेनिज्म में अलग अलग। तो सबसे पहले हमें पता है कि प्लेनेरिया क्या शो करता है, ट्रू रीजनरेशन, तो ए ऑप्शन हो जाएगा फोर्थ, तो ए हो गया आपका फोर्थ ऑप्शन। अगर हम अगला देखें फंजाई पे, तो फंजाई स्पोर फॉर्मेशन से करता है रिप्रोड्यूस, तो डी का फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आता है अमीबा। अमीबा किससे करता है, बाइनरी फिजन से, तो अमीबा का हो गया हमारे पास बाइनरी फिजन, तो ये मैं मैच कर देती हूँ, ये हो गया बाइनरी फिजन। और फाइनली बाइनरी फिजन में क्या होता है, मतलब वो जैसे एक सेल है तो वो दो में डिवाइड हो जाता है, इस तरीके से 2 अमीबा बन जाते हैं। स्पोर फॉर्मेशन ये सब हमने पहले डिस्कस करा हुआ कि कौन सा क्या होता है। ठीक है, तो वो आप वीडियो देख सकते हो जाके। उसके बाद आता है हमारे पास प्रोटोनिमा ऑफ मॉस। तो प्रोटोनिमा ऑफ मॉस किससे करता है, फ्रैगमेंटेशन से। ठीक है, वैसे स्पायरोगायरा भी फ्रैगमेंटेशन से करता है, तो ये वाले भी हमारा हो गया। तो ये वाले में हमारे पास ऑप्शन जो हो जाता है वो है ए का फोर्थ, बी का थर्ड, तो इसमें हो गया ये वाला ऑप्शन। ठीक है,
प्लेनेरिया का रीजनरेशन, प्रोटोनियम ऑफ मॉस का फ्रैगमेंटेशन, अमीबा का बाइनरी फिजन और फंजाई का स्पोर फॉर्मेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज इज। तो ये तो बहुत ही इजी है, पर आप सोचोगे कि मैंने क्यों बार बार इस टाइप का क्वेश्चन रख रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे एक जो हमें अलग चीज़ देखने को मिली थी वो थी ट्राइब वाला पार्ट। ये ट्राइब एक्चुअल में आना कहाँ चाहिए, ये हमें कन्फ्यूजन हो सकती थी, तो उसके लिए मैंने यहाँ पे ये वाला ऑप्शन रखा है ताकि हमें ट्राइब की भी जगह पता लग जाए। इन केस अगर पेपर में ट्राइब से रिलेटेड आ जाए तो हमें पता हो कि वो कौन से पार्ट पे आता है पूरे सीक्वेंस में। ठीक है, सबसे पहले ना हम ऑप्शन एलिमिनेशन से ट्राई करते हैं कि ऑप्शंस को एलिमिनेट करके देखते हैं और फिर देखते हैं कि कौन कौन से हमारे पास बच जाएंगे। तो सबसे पहले हमें पता है कि सबसे लोअर तो स्पीशीज़ ही होता है, उसमें तो चारों ठीक है। उसके बाद जीनस ही होता है। उसके बाद फिर ऑर्डर तो पहले ऑब्वियसली नहीं हो सकता, तो ऑर्डर वाला ऑप्शन तो पक्का ही गलत होगा। तो ये तो हमें पक्का पता लग गया कि फैमिली और ऑर्डर का कैसे रिप्लेस हो गया। ट्राइब हमें नहीं पता किस में, लेकिन फैमिली और ऑर्डर तो रिप्लेस नहीं हो सकता ना। उसके बाद अगर आप लास्ट ऑप्शन में देखोगे तो यहाँ पे फाइलम क्लास से पहले आ रहा है, वो भी नहीं हो सकता। क्लास हमेशा पहले होगा फाइलम से, फाइलम सेकेंड लास्ट होता है, तो फाइलम के बाद सीधा किंगडम आता है, तो ये भी नहीं हो सकता। तो दो ऑप्शन हमारे ऐसे एलिमिनेट हो गए। उसके बाद अगर हम बीच में दो ऑप्शंस की बात करें तो अब यहाँ पे ट्राइब एक बार फैमिली से पहले दिया हुआ है और एक बार फैमिली के बाद दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पे क्लास और ऑर्डर का अगर मैं सीक्वेंस चेक करूँ तो सेकंड ऑप्शन में ऑर्डर पहले है क्लास बाद में, और थर्ड ऑप्शन में क्लास पहले ऑर्डर बाद में है। तो हमें पता है कि ऑर्डर पहले होता है और क्लास बाद में होता है, तो ये वाला ऑप्शन भी गलत हो जाएगा और सेकेंड ऑप्शन ही इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। तो इससे बेसिकली हमें ये पता लग रहा है कि अगर हमें ट्राइब की जगह ना भी पता होती तो भी हम इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते थे, बाकी पूरे सीक्वेंस के बारे में अच्छे से पता करके। यानी कि हमें बाकी का अगर पता है तो ये वाला क्वेश्चन सॉल्व हो सकता था, ट्राइब का पता हो या ना पता हो, तो एनसीईआरटी के बेसिस पे सॉल्व हो सकता है। लेकिन अगर हमें फिर भी पता करना हो कि ट्राइब कहाँ आ रहा है, तो याद रखना कि तो ट्राइब जो है वो फैमिली और जीनस के बीच में आता है। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ कि अगर मान लो, एक सेकेंड, अगर मान लो सबसे लोअर मेरे पास जीनस है, उसके जीनस हो गया, उसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा, ऐसे करते रुको, नेक्स्ट है ट्राइब और उसके नेक्स्ट है फैमिली। इसका मतलब ये है कि ट्राइब जो है वो जीनस और फैमिली के बीच में है। ठीक है, तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन था वो ऑप्शन नंबर सेकेंड था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीशीज़ वाज गिवन बाय। तो ये हमारे साइंटिस्ट वाले जो पूरे एक पेज दिया होता है उसके अंदर से क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो ये किसने दिया था? अर्नेस्ट मेयर ने दिया था। और किसके बेसिस पे दिया था? तो रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन के बेसिस पे दिया था। अर्नेस्ट मेयर तो दिया हुआ है बुक में, लेकिन रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन के बेसिस पे दिया था कि नहीं, ये नहीं दिया हुआ। तो ये हमें क्वेश्चन से कवर हो गया कि अगर पूछे कि किस बेसिस पे अर्नेस्ट मेयर ने बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीशीज़ दिया था, तो वो दिया था रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन के बेसिस पे। बस ये पता होना चाहिए, बहुत ज़्यादा डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है इसमें। यहाँ पे बोल रहा है कि वो जो कैटेगरी है क्लास, मतलब क्लास वाली कैटेगरी में हम इसमें से सारे सफिक्स यूज़ कर सकते हैं एक्सेप्ट, यानी कि कौन से ऐसे सफिक्स है जो क्लास की कैटेगरी के लिए नहीं यूज़ किया जा सकता। तो ये पूरा का पूरा टेबल बेस्ड क्वेश्चन है, तो मैंने सोचा कि एक दो टेबल बेस्ड क्वेश्चंस भी होने चाहिए, उस बेसिस पे हमने क्वेश्चन डाला है और अगला क्वेश्चन भी उसी बेसिस पे है। लेकिन एक बार टेबल खोल के चेक करते हैं कि ये क्या बोलना चाह रहा है। तो इसमें अगर हम क्लास कैटेगरी में देखें तो यहाँ पे देखो मोनोकोटिलिडन में ए ई एज अ सफिक्स यूज़ हो रहा है, यानी कि ए ई था हमारे को ऑप्शन में, तो ये तो पक्का है कि ए ई तो यूज़ हो सकता है। बाकी अगर हम इस क्वेश्चन को आप अच्छे से नेक्स्ट चैप्टर के बाद कर पाओगे, लेकिन फिर भी मैं बता देती हूँ थोड़ा सा। देखो यहाँ पे ना जब आप जाओगे ऑन द चैप्टर प्लांट किंगडम, उसके अंदर आप ये देखोगे कि यहाँ पे ए तो हमें इधर ही दिख गया है ना, मोनोकोटिलिडन है, डाइकोटिलिडन है, उस बेसिस पे। अगर आप जाओगे नेक्स्ट चैप्टर में तो वहाँ पे आप देखोगे क्लोरोफाइसी, ठीक है, क्लोरोफाइसी देखोगे, फियोफाइसी देखोगे, अलग अलग अलगीज़ की क्लासेस होती है ये। तो क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी सारी क्लासेस होती है, ये प्लांट की क्लासेस है, तो उसमें ये वाली हमें सफिक्स देखने को मिलता है। वैसे अगर आप देखोगे ड्राईऑप्सिडा, लाइकॉप्सिडा, ये हमें
जो टेरिडोफाइट्स होते हैं उसके अंदर देखने को मिलते हैं ये वाले। ये सारी क्लासेस टेरिडोफाइट्स में होती है, लाइकोप्सिडा, ड्रायोप्सिडा, टेरोप्सिडा, ठीक है। तो उसके अंदर हमें ये वाले आप देखोगे उसके अंदर, तो इसका मतलब ये वाली भी क्लासेस में आती है, लेकिन इस चैप्टर में नहीं है, ये प्लांट किंगडम के बाद हमें पता लगती है। बस फाइटा एक ऐसे, जैसे ट्रैकियोफाइटा, ये कोई क्लास नहीं होती, ये क्लास में नहीं, मतलब ये वाली जो सिर्फ फाइटा जो है ये क्लास में नहीं यूज़ किया जा सकता एज ए सफिक्स। बाकी सारे हमें ऑप्शंस, बाकी सारे आप एग्जांपल्स वगैरह में देखोगे आगे जाके कि सारे के सारे यूज़ होते हैं एज सफिक्स। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो फर्स्ट होगा कि ये वाला नहीं यूज़ किया जा सकता। ओके, सो वी आर डन विद अबाउट 50 क्वेश्चंस। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अगले चैप्टर से शुरू करने वाले हैं। ये वाला चैप्टर पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है और इसके जो भी PDFs है, जो भी नोट्स है, वो सारे के सारे टेलीग्राम के चैनल पे आ जाएंगे, तो उसको ज्वाइन करना मत भूलना। थैंक यू।